उसके बाद एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम देना, उसके बाद एक 15 to 3 weeks का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है, where they teach you all बकवास, how to walk, how to talk, how to manage time, very important, वो सब सिखाता। अगर आपने इंटर का एक ग्रुप या 2 ग्रुप क्लियर किया और आईसीआई के द्वारा ये 2 कोर्सेज कंप्लीट किए, उसके बाद आप अपनी आर्टिकलशिप को स्टार्ट कर सकते, उसी के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट हो सकती है। इज दिस वेरी मच क्लियर? उसके बाद ऑब्वियसली 3 साल का आर्टिकलशिप है, जिसके अंदर आप मजा मस्ती भी करेंगे और फाइनल की पढ़ाई भी करेंगे। आर्टिकलशिप और दोनों ग्रुप क्लियर हो जाए, उसी के बाद यू कैन बिकम अ मेंबर। बट अगेन मेंबर से पहले दे वांट यू टू कंप्लीट, जैसे मैंने बोला, योर आर्टिकलशिप एंड ऑल्सो क्लियर योर फाइनल एग्जाम्स। उस वक्त भी फिर से एक एडवांस कंप्यूटर कोर्स है जो आपको कंप्लीट करना है। सो इट्स लाइक 2 कोर्सेस जो आपको करना है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से बता दो, ये जो कोर्स की ट्रेनिंग है, अभी आपको सुनने में आएगा ऐसा कि आईसीआई में बीड बाईपास पे बैच अनाउंस हुआ है, तुमको ये अभी नहीं करना है। तुमको कब करना है? आपका अगर अटेम्प्ट मई 23 है, अटेम्प्ट देना है, अटेम्प्ट देने के बाद रिजल्ट आएगा जुलाई 23 में, सही है ना? इसके बीच में जो 2 महीने का गैप होता है ना, उसमें तो आपको पता ही है अपन कितने वेले रहते हैं। उस समय वो कोर्स करना होता है, उस समय सब लोग वो कोर्स करते हैं। व्हाई? बिकॉज जुलाई में रिजल्ट आएगा, आप पास हो जाओगे, और उसके बाद अगर आपने ये कोर्सेज किए तो और 2 महीने टाइम पास होता है, आपका आर्टिकलशिप और 2 महीने डिले होता है। सो व्हाट इज द नॉर्मल वे इज कि भाई आप पहले अपना इंटर्न का एग्जाम दे दो, एग्जाम और रिजल्ट से बीच में जो 2 महीने का गैप होगा, उसमें ये कोर्सेज को कंप्लीट कर लो, रिजल्ट भी आ जाएगा, ये 2 कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा, और उसके बाद आप अपनी आर्टिकलशिप के लिए एनरोल कर सकते हो। आई बात सबको समझ में? तो ये बीच में कहीं पे कोर्स करने नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। पक्का श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? दूसरा, आपने देखा होगा पिछले 2 साल में बहुत बार अटेम्प्ट जो है वो डिले होते जा रहे हैं, डिले होते जा रहे हैं। यस, जो टाइम हमारा होता है सी एग्जाम का वो होता है मई नवंबर, बट ड्यू टू सम रीजन और द अदर देयर इज अ डिले दैट इज हैपनिंग। इस डिले के वजह से रिजल्ट लेट आता है, और लेट आने की वजह से हमें नहीं मिलते ये 8 महीने। तो बहुत बार रूल को जब पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि सर आपने तो बोला था 8 महीने का कोर्स है, तो क्या मैं मई अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं? एलिजिबल है। इंस्टीट्यूट एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि हाँ, हमने ही लेट एग्जाम लिया, हमने ही लेट रिजल्ट डिक्लेयर किया, तो अब रिजल्ट और आपके अटेम्प्ट में 8 महीने का गैप से कम गैप है। तो इंस्टीट्यूट कहती है तुम अटेम्प्ट दे सकते हो, बट पढ़ना तुमको। आर यू गेटिंग दिस? पक्का? तो पहली बात, अगर वो किसी के दिमाग में है कि इस बार तो रिजल्ट लेट आ रहा है, तो फिर 8-9 महीने तो नहीं खत्म होते मई तक, तो क्या मेरा मई में अटेम्प्ट नहीं है? मई में ही अटेम्प्ट है, बस पढ़ने का जो समय है वो कम हो चुका है। आई बात सबको समझ में? एवरीबडी? तो ये कोई स्ट्रिक्ट वे में 8 मंथ फॉलो करने नहीं है। श्योर अबाउट दिस? नाउ बिफोर आई प्रोसीड विद द सब्जेक्ट्स एंड ऑल, one basic reason why pre-result batch, why pre-result batch, it is very important कि ये वैसा ये रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्यों कर रहा, क्या पर्पस है तेरा? आई होप यू अंडरस्टैंड। इस बार अटेम्प्ट फिर से फाउंडेशन का डिले हुआ था। व्हेन वाज द लास्ट पेपर? 30 जून। अभी तो पेपर खत्म होके 25 दिन हुए हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हियर आर हैव थॉट दिस कि फाउंडेशन का रिजल्ट 15 अगस्त जल्दी से जल्दी आने की संभावनाएं हैं, बट 15 अगस्त पकड़ के चलो, 45 डेज तो लगते ही होंगे, 45 डेज तो लगते ही होंगे। और अगर ये और डिले होता गया, आई विल टेल यू, लास्ट रिजल्ट आया था अगस्त एंड में। अगर आपके सीनियर्स और आपको पता है, अगस्त एंड में आया था। मुझे आज भी याद है, 4 सितंबर को वी स्टार्टेड द बैच। 4 सितंबर। कितना टाइम बच जाता है बे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च और अप्रैल, 8 महीने और 8 सब्जेक्ट। रिवाइज कब करूं?
टेस्ट कब दूं? आर यू गेटिंग दिस? ये कब होगा? संभव ही नहीं है। और मैं कौन सी बैच की बात कर रहा हूं? अभी जिनका रिजल्ट आया, अभी जिनका रिजल्ट आया मई 22 में रिजल्ट, मई 22 का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ, राइट? इनकी बैच का रिजल्ट गूगल कर लीजिए, अगस्त एंड में आया था, सितंबर में वी स्टार्टेड। सितंबर में वी स्टार्टेड मतलब वी स्टार्टेड अगस्त में, जब तक रिजल्ट आया था वी वर डन विथ 2-3 चैप्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉस्ट। इट गिव्स अ कंफर्ट कि आई एम ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर आप सोचेंगे कि मैं रिजल्ट के बाद शुरू करूंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। जो बच्चा 2 ग्रुप के लिए सच में डेडिकेशन से सोच रहा है वो सफर करता है। जिसको एक देना है वो तो दिवाली के बाद भी शुरू करे तो कोई टेंशन, क्योंकि उसको तो वैसे भी जीवन के मजे लेने हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बट जिसको 2 देने हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट एएसएपी, जल्द से जल्द शुरू करना है। आर यू गेटिंग दिस? तो प्लान क्या है? व्हाट इज द प्लान? सर बंद करो, थैंक यू। तो प्लान क्या है? प्लान ऐसा है कि अभी 3-4 दिन मैं अकाउंट्स लूंगा इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, सो दैट आपको आइडिया है कि मेरा समझ रहा क्या। सो नाइस। फिर मैं 3-4 दिन कॉस्टिंग भी लूंगा, जिससे आपको समझ में आए कि मेरा कॉस्टिंग समझ में आता है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स का बबर बुराना सर और विजय सारडा सर दोनों है अपने पास। मैं ये दोनों के आपको 3-3 सेशंस बता दूं, 4-4 सेशंस बता दूंगा, जितना आपको लगे। आपको समझ रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट अ सिंगल डे पोस्ट रिजल्ट इन डिसाइडिंग कि मेरे को क्या करना है। यू शुड बी वेरी मच क्लियर कट कंफर्म पहले से कि अपने को क्या करना है और कैसे करना है। तो ये विजय सारडा सर और बबर बुराना सर दोनों के लेक्चर्स मैं आपको क्लास में बता दूंगा, 3-3, 4-4, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मैं आपको ये बोल सकता हूं, मुझे मालूम नहीं आपके कितने सीनियर्स और कलीग्स हैं जो मेरे बैच में लास्ट टू लास्ट बैच थे। पिछले 3 बैच से तो मैं बबर बुराना सर बता रहा हूं, अक्रॉस इंडिया वो चल रहा है। हमारा पूना में विजय सारडा सर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज औरंगाबाद और पूना का एक अलग ही रिश्ता है, तो हम हमारा इन्फ्लुएंस वो ज्यादा होता है। आप अगर बंगाल में जाकर पूछोगे तो वहां पे किसी को आइडिया नहीं, साउथ में जाके पूछोगे तो किसी को कोई आइडिया नहीं, तो सबका अपना अपना एक टेरिटरी है। सो आई वांट यू टू इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर गो थ्रू दोनों। मेरे को क्या लेना देना, मेरे को तो सिर्फ प्ले करना है, देखना आपको है। सो मैं ये दोनों बता दूंगा 3-3 सेशंस। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स के लिए वी हैव यशवंत मंगल सर और विशाल भट्टर सर, मैं ये दोनों बता दूंगा। इसके भी आप 3-3, 4-4 सेशंस देख लो, सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया कि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या करना है और आपको डायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या करना है। दिस इज वेरी क्लियर, श्योर अबाउट दिस। लॉ के लिए दर्शन खरे सर और उसके अलावा और 2 लोग हैं। अभी आप, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, लास्ट 2 बैचेस से आप पूछ लीजिए या क्रॉस फीडबैक अगर आप सोशल मीडिया पे है। डीके सर का थोड़ा सा रिव्यू मेरे को नहीं मालूम है, आप देख लीजिए, थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक बहुत ज्यादा हो जाता, तो किसी को अगर वो कहानियां सुनने में थोड़ा मजा आता है, यू नो वो ऐसा होता है ना, स्ट्रगलिंग स्टोरीज एंड देन यू क्राई। स्ट्रगल किसने नहीं किया भाई? आपने नहीं किया स्ट्रगल, सब नहीं किया है। तो बट अगर थोड़ा सा अगर आपको उसमें थोड़ा इंटरेस्ट, देखिए मेरे को तो कोई आइडिया नहीं, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन एनीवन, आई एम जस्ट हियर टू टेल यू व्हाट आई हियर फ्रॉम सीनियर बैचेस। आर यू गेटिंग दिस? सो वो भी मैं आपको 2-3 बता दूं। ऑडिट EIS अभी हम नहीं करने वाले, बिकॉज ये ग्रुप 2 है, अभी अपने को सिर्फ ग्रुप 1 पे फोकस करने का है। आर यू गेटिंग दिस? तो मैंने आपको मेरा शेड्यूल बता दिया। क्या शेड्यूल बता दिया? 3-4 दिन में अकाउंट्स लूंगा, 3-4 दिन में कॉस्टिंग लूंगा, सो यू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। पोस्ट दैट वी विल टेक सम सेशंस ऑन लॉ, DT एंड IDT। उसके बाद यू आर वेरी श्योर अबाउट योर ग्रुप 1। अब ये करने में मेरे को लगता है 7-8 अगस्त हो जाएगा। तब तक मैं डेली 2 घंटा लेने वाला हूं, बिकॉज मुझे मालूम है, मैं इतने सालों से सिखा रहा हूं, रिजल्ट के पहले 50% बच्चे सीरियसली करते हैं, 50% एक मजा मस्ती में चलता है। अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, क्या कैलकुलेटर लेके करेंगे, ऐसे डायलॉग होते हैं लोगों, क्या ही फॉर्मेट बना लेंगे। लेकिन मैं 5-6-7 अगस्त के बाद टाइम पास नहीं कर सकता, तो आई हैव टू स्टार्ट, बिकॉज जो जेन्युइनली बच्चा करना चाह रहा है मेरे को उसको केटर करना है। तो उसके बाद मैं अभी एक 8-10 दिन ये 2 घंटे वाला सेशन ले सकता हूं। पोस्ट दैट आई हैव टू स्टार्ट विद द फुल फ्लेजेड स्केड्यूल। द फुल फ्लेजेड स्केड्यूल इज
It starts in the morning 8 and it gets over by 3:30 p.m. This is the normal schedule of CA Inter. 4 सब्जेक्ट, अकाउंट्स, कॉस्ट, लॉ एंड DTIT. ये ग्रुप 1 का बात कर रहा हूं. सुबह 8 बजे शुरू होता है और 3 साढ़े 3 बजे खत्म होता है. बीच में वी गिव अ ब्रेक जिसमें आप अपना, बाजू वाले का, आगे वाले का, पीछे वाले का डब्बा खा सकते हैं. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बीच में एक 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक वी गिव जिसमें आप बुक्कड़ की तरह खा सकते हो. कोई टेंशन नहीं है. इस 8 से 3:30 का अगर मैं आपको ब्रेकअप दे दूं तो 8 से लेकर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैं ही लेता हूं अकाउंट्स और कॉस्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. पोस्ट दैट मैं चला जाऊंगा, बाय बाय. और यहां पर स्क्रीन पर लॉ और टैक्स के सेशंस प्ले होंगे. तो अगर आपने सोचा कि मेरे को लॉ और टैक्स तो स्क्रीन पे है ना, मैं तो घर पे ही देखेगा. घर पे भी हमारा बहुत बड़ा स्क्रीन है. सो नाइस. तो आपका सेशन रहेगा 8 बजे से लेकर साढ़े 11, 12 बजे तक. और आपको लगता है नहीं यार, मैं एक बार अभी इधर आया है ना तो मैं इधर ही बैठ के सारा पढ़ाई करके जाएगा, तो आपको 8 से लेकर 3, साढ़े 3 बजे तक बैठ. आर यू गेटिंग दिस? सर आप क्या बोलेंगे? इधर ही बैठ के करने का. क्यों सर? घर पे है ना सीरियसनेस का थोड़ा ज्यादा इशू होता है. आपको तो पता ही है. अपना बेड, अपनी शॉल, जो अपन एकदम आराम आराम से करते हैं, और जो सामने है ना इंटर में बहुत सारा लिखने का रहता है. सो जो यहाँ पे बैठ के अपन 4 लोगों को देख के सीरियसली कॉलम्स बना रहे हैं, फॉर्मेट्स बना रहे हैं, वन स्ट्रोक सुन रहे हैं, वो घर पे नहीं होता. वो घर पे नहीं होता. दूसरा, आई टेल यू एवरीथिंग, इट्स लाइक एन ओरिएंटेशन टुडे, राइट? यहां पर है ना सुबह 8 बजे लेक्चर रहेगा ही रहेगा. बारिश आ गया, स्नो आ गया, बारिश होने ही वाला है, तो स्टूडेंट को ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो मेरे को व्हाट्सएप करे कि सर आज लेक्चर है. हे, तो वो क्या होता है, उठना ही उठना है, आना ही आना है, पढ़ना ही पढ़ना है. घर पे रहा ना तो वो ऐसा बोलता आज मैसमाल जाने जैसी इच्छा हो रही है ना, अच्छा वेदर और अपन पढ़ेंगे, ये तो नहीं होता है. तो क्या हो जाता है, एक दिन कट, डिले डिले. मेरे पास स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है कि मैं वो स्टूडेंट्स को ऐसा बुलाकर उनसे बुलवाऊं कि हाँ हमारा बैंड बच गया. बट मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं, 2 स्टूडेंट्स जो घर पे हैं, अकेले अकेले चल रहे हैं अपने जीवन में, अटेम्प्ट आ जाता है ग्रुप 1 के लेक्चर्स भी खत्म नहीं होते देख के. बिकॉज इट्स अ बोर्डम एक्सरसाइज. 3-3, 4-4 घंटे का सेशन है. अकेले अकेले देखने में थोड़ा सा कंटाला होता है. बट आप बोलोगे ऐसा थोड़ी है सर, मेरे में डेडिकेशन भर भर के, दैट्स गुड. तो फिर आप घर पे कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है. मैं तो आपके लिए बता रहा हूं. आपको लगता है कि मैं तो घर पे सर 5-5, 6-6 घंटे हम उठते नहीं, बस बैक टू बैक पढ़ाई करते, तो फिर घर पे कर लीजिए, आपका कॉल है. मेरा काम है आपको आज सारा टैबुलर फॉर्म में प्रोज कॉन्स बता देना. तो अगर आपको लगता है कि मैं तो बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई करता हूं या करती हूं, कीजिए. आपको लगता है नहीं सर सबके साथ कर लेंगे, सबके साथ हो जाएगा, टाइम बाउंड मैनर में चलता है, तो वैसा. आर यू गेटिंग दिस? पक्का यहां तक क्लियर हो गया? सेशन कैसे होगा आपको दिख रहा है आज. ये इसको मत देखिए, इसको देखिए. 26 जुलाई वी स्टार्ट. जो लोग मेरे को मिलने आए थे पेरेंट्स के साथ या खुद से ब्रांच पे, उनको मैंने ये समझाया है. जिनको नहीं पता है मैं आज बता देता हूं. I follow 3+3+3 pattern. This is very important for you to understand now. Now this 3+3+ pattern का मतलब क्या होता है? The first 3 months we only take group 1. I do not follow Pune pattern. 8 सब्जेक्ट एक साथ मैं नहीं करता. करने में मेरे को तो अच्छा है, लगा ले 8. पूना भी ना तेरा. Are you getting this? तो करने में कुछ नहीं है. आपको चाहिए तो फाइनल के भी 8 लगा देंगे अपन. हाँ, बैग वैग लेके आने का, ओपन टेरेस पे बेड वेड डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं. सुबह 8 से लेके इधर ही बैठने का 2 बजे तक. देर इज समथिंग नोन एज सेल्फ स्टडी, देर इज समथिंग नोन एज होमवर्क. कुछ तो होता है कि नहीं भाई, एक लिमिट होता है. करने के लिए कुछ भी नहीं करने का, सुबह 8 से लेके 3:30 बैठने का है. एनर्जी भी चाहिए. बाद से वो लेक्चर चल रहे, अपन ऐसा देख रहे, अच्छा कर रहा, बहुत आगे जाएंगे. अपना भी देखना है अपने को, अपने से होवे नहीं होवे. आर यू गेटिंग दिस? फर्स्ट 3 मंथ्स इज ओनली ग्रुप 1. तो वो फर्स्ट 3 मंथ्स कौन से होते हैं मैम? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर. फर्स्ट 3 मंथ्स
आर यू गेटिंग दिस? मोर और लेस 15-20 अक्टूबर को वी फिनिश ग्रुप 1। डिपेंड करता है, 2.5 से 3 महीने में ग्रुप 1 कंप्लीट होता है। 1 मिनट, कंप्लीट इन द सेंस अकाउंट्स एंड कॉस्ट। लॉ और टैक्स का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप घर पे क्या कर रहे हो मुझे क्या पता। आई होप यू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग दिस? पक्का एवरीबडी? द नेक्स्ट 3 मंथ स्टार्ट्स कब? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो गया। द नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या होगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी को यू विल बी डन विथ योर सीए इंटर क्लासेस। इसके बाद भी फिर से 3 मंथ्स बच रहे हैं, फेब, मार्च, अप्रैल। सच बोलो, इतना तो फाउंडेशन में भी टाइम नहीं मिला, झूठ नहीं बोलने का। एग्जाम के 15-15, 20-20 दिन पहले तक क्लासेस में आते थे कि नहीं आते थे? आते थे। यहाँ पे कब फ्री हो रहे हैं? 31 जनवरी। फिर 3 मंथ्स बचता है। आपको अगर समझ में आ रहा होगा, अभी जिसका नवंबर में अटेम्प्ट है उसका लास्ट 3 मंथ्स चल रहा है, चालू होगा कब से? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और तुम्हारा फर्स्ट 3 मंथ्स चालू हो जाएगा। तो मैं वहां से यहां शिफ्ट हो जाऊंगा। 31 जन को तुम खत्म करोगे और नया फाउंडेशन बैच आएगा, उनका फर्स्ट 3 मंथ शुरू हो जाएगा, फेब, मार्च, अप्रैल, और तुम तुम्हारे लास्ट 3 मंथ्स में रहेंगे। धोखे में जा रहा है ये? आर यू गेटिंग दिस? ज्यादा नहीं सोचना, पीरियड एवरेज वगैरह। हाँ, तो पहले 3 महीने क्या करना है? ग्रुप 1। बाद में 3 मंथ्स क्या करना है? ग्रुप 2। और बाद के 3 मंथ्स इज self study, revision, practice, tests, and so forth. Is this clear, everybody? One more serious intention behind not forcing both groups is a student doesn't understand उसका कितना capability है. There is no point in unnecessarily charging for both the groups, अटका देना और बेचारा फिर इतना confuse हो जाए कि उसको समझ ही नहीं ना क्या करना और क्या। Let's eat piece by piece. Let's go for group 1. Finish 2.5 months में 4 subjects. 4 subjects भी अपने आप में बहुत बड़े subjects हैं। उसके बाद we'll go for group 2. उसके बाद we'll go for practice. Is this clear, everybody? The schedule कैसा होता है? मंडे टू फ्राइडे ही लेक्चर्स रहते हैं बस। अमेरिका में है ना अपन, लास वेगस, हम लोग वीकेंड मनाते हैं, बस वीकेंड क्या होता है इधर ही बनता है। तो सैटरडे को देयर इज अ कंपलसरी टेस्ट इन इंटर। एवरी मंडे वी से कि सैटरडे को कौन सा टेस्ट? दैट टेस्ट इज अ मिक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉस्ट, बिकॉज अकाउंट्स कॉस्ट साथ में चलता है। सो लेट्स से मंडे को मैंने बोल दिया कि आपका अकाउंट्स पे ये और कॉस्ट पे ये टेस्ट है, तो उस टेस्ट में अकाउंट्स के 2 क्वेश्चंस और कॉस्ट के 2 क्वेश्चंस आते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? सैटरडे को कंपलसरी टेस्ट है, और ऐसा कोई मेरे पे कोई लीगल केस नहीं करना, टेस्ट के बाद मेरे को लेक्चर भी लेना रहा तो मैं ले सकता है। इज दिस क्लियर? संडे वी हैव अ माय एपिसोड। माय एपिसोड तो आप देखते ही होंगे। अनुपमा नहीं, क्या बात कर रहा है यार, इतना अच्छा सिखा रहे वो, 2-2, 3-3 बार भाई देखते हैं हमारे। We in fact have a WhatsApp group where we discuss. नहीं? Okay. So Sunday is a my episode marathon lecture. What we do is, वो Sunday ही एक दिन होता है जिसमें हम लोग 3:30 बजे तक नहीं लेते। सुबह मिलते हैं, 11-12 बजे घर पे चले जाते हैं, क्योंकि एक दिन तो प्रोजोन जाना है ना, एक दिन तो जाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है, परिवार है कि नहीं। सो आज से लेकर 11:30-12 बजे तक देयर इज अ मैराथन माय एपिसोड वेयर वी टेक ओनली 1 सेशन। एक तो वो अकाउंट्स का बैक टू बैक 3-3.5 घंटे रहेगा, या कॉस्ट का 3-3.5 घंटे रहेगा। इज दिस क्लियर? मंडे टू फ्राइडे सेशंस, सैटरडे को देयर इज अ टेस्ट, संडे को देयर इज अ माय एपिसोड। इस तरह से ये पूरा वीक चलता है। आपको मालूम पड़ गया 3 महीने कौन से हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? सच्ची मुच्ची? तो यहाँ पर ये 6 महीने तो आपके वैसे भी सैटरडे टेस्ट चलेंगे, फिर लास्ट के 3 मंथ्स एज अ सेपरेट टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ओके, श्योर अबाउट दिस? ये मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, पक्का? ये बताना बाकी है। तो ये आपको मालूम है ना, ओल्ड कोर्स में पहले 7 सब्जेक्ट्स थे। इंस्टीट्यूट को एक अलग ही मजा आ रहा है, पहले 7 थे, अब 8 है, और आपको तो पता ही है आने वाले समय में 1 साल बाद अब फिर 6 हो जाएंगे। तो ऐसे वो लोग हर बार ऐसा चिट्ठी निकालते हैं, इस बार क्या होगा, इस बार 6 नंबर आया तो दे विल डू 6 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स को एक बार देख लीजिए प्लीज। ग्रुप 1 में देयर इज अकाउंट्स, देयर इज लॉ, देयर इज कॉस्टिंग एंड देयर इज टैक्स। टैक्स में ही डीटी आईडीटी है, तो बोलने के लिए वो 4 सब्जेक्ट है, बट ऐसे हम लोग उसको 5 गिनते हैं, बिकॉज डीटी अपने आप में अलग है, आईडीटी अपने आप में अलग। दिस इज क्लियर? If you come to group 2, there is an advanced accounts.
देयर इज ऑडिट. अगेन यहाँ पर देयर आर टू सब्जेक्ट्स, EIS and SM. EIS is something which is computer based, सब इंटरनेट, लैंड, नेटवर्क, वो सब चीजों पर, ई कॉमर्स, क्रिप्टो, थोड़ा सा वो एंगल में है EIS. SM is all your ज्ञान. If you are from CBSE, there is BST subject, and if you are from state board, there is OC subject. Yeah, SP subject, planning, organizing, थोड़ा सा वो SWOT analysis, if you have heard, strength, weakness, नहीं कुछ भी याद नहीं, हाँ वो वाला पार्ट. और लास्ट में है FM, which is a stock market थोड़ा सा, and your economics. जैसे आपको मालूम होगा कि अपने नए कोर्स में फाउंडेशन में they took only micro, there were no subjects for chapters for macro वाला पार्ट उन्होंने इधर लिया. बट द बेस्ट पार्ट है कि 4 ही चैप्टर है इको में, 2 चैप्टर आपने बचपन में देखे हैं. एक नेशनल इनकम GDP वाला चैप्टर, एक वो है, और दूसरा आपका मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, CRR, SLR. कभी पढ़ा है सर 12th में? ऐसे देकर नहीं, 10th के बाद तो हम डायरेक्ट ही आए यहाँ पे. यस, तो वो वाला पार्ट है थोड़ा सा. और देयर इज अ हाई चांस न्यू कोर्स में दे आर सपोज टू डिलीट इको, एंड ये जो ग्रुप 1 में जो अकाउंट्स है और ग्रुप 2 में जो एडवांस अकाउंट्स है, ये अब एक ही हो जाएगा. सो दे आर कटिंग वन सब्जेक्ट, दे आर मेकिंग ओनली वन अकाउंट्स, दे विल क्लब एवरीथिंग. ओके, तो खुश होने वाली कोई बात नहीं है कि एक सब्जेक्ट कम हो रहा है. दूसरा मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे खतरनाक पागल लोग हैं जो ये YouTube प्लेटफॉर्म्स पे फैला रहे हैं कि कुछ नहीं होता एक बार आप फेल हुए तो, क्योंकि फिर आप नए कोर्स में आओगे और नए कोर्स में तो 8 के जगह पे 6 ही सब्जेक्ट देने. कौन है ये लोग, कहां से आ रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट कि अब तक सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में MCQ पूछती है. 1 मिनट अगर आप यहां पे गौर करेंगे, ग्रुप 1 में 2 नंबर और 4 नंबर, ये 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स है. ग्रुप 2 में ऑडिट और EIS, अगेन ये 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स है. तो अगर आप देखेंगे ग्रुप 1 में ये और ये में 30 मार्क्स MCQ है, 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है. अगेन ग्रुप 2 में ऑडिट एंड EIS 30 मार्क्स MCQ है, 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है. तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में दे डोंट आस्क MCQ, इट्स 100 मार्क्स सॉल्विंग, which is accounts, cost, advanced accounts and FM eco. This is clear. But in new course, there's a high chance they're supposed to introduce 30 marks all subjects. अब बोलोगे अच्छा है ना सर, जय माता दी टिकड़ी, टिकड़ी मार ही नहीं पाएगा तू. ऐसा पूछेंगे कि जहां तूने वो तेरा गलत. They will make it very tough. Plus 30 marks का जो अभी MCQ, there's no negative marking. There's a high chance negative marking is coming now. Okay, तो वो जो तुक्का मारने वाला कार्यक्रम है वो भी खत्म हो रहा है. समझ में आ रहा है? Sure about this, everybody? So you got a clear idea about the subjects. 2 प्रैक्टिकल है, 2 थ्योरी है. इधर 2 प्रैक्टिकल है, इधर भी 2 थ्योरी है. इसको पूरा थ्योरी नहीं मानना है, इसमें थोड़ा सम सॉल्विंग आता है, थोड़ा मतलब अच्छा खासा आता है. ये पूरा थ्योरी है, ये पूरा थ्योरी है, और ये भी पूरा थ्योरी ही है. बाकी 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है. इज दिस क्लियर? यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही है? मैंने आपको मेरे स्केड्यूल के बारे में बताया, मैंने आपको टाइमिंग्स के बारे में बताया, मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, मैंने आपको फैकल्टीज के बारे में भी बता दिया. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? लेट्स सी द पोर्शन of accounts. Today I'll only be focusing on the accounts portion and quickly start with the first chapter. 3 दिन 4 दिन बाद जैसे मैंने आपको बोला, when I'll start with costing, मैं आपको costing के बारे में भी बताऊंगा. Sure about this. तो जब इंटर में अकाउंट्स शुरू हुआ था, कैन यू सी दिस 4 क्वाड्रेंट्स एवरीबॉडी? ये 4 क्वाड्रेंट में हमने ये सारे चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है. कुछ चैप्टर ऐसे आपने कहीं पढ़े हैं ऐसा लग रहा है, कहीं ऐसा पढ़ा लग रहा है सर ये ऐसा देखा हुआ लग रहा है, बट ऐसा कौन सा लग रहा है? तो इंस्टीट्यूट ने ये सारे चैप्टर्स को इंटर से डिलीट कर दिया ना. अच्छा लग रहा है ना? मतलब बैच चालू ही नहीं और 5 चैप्टर हो गए. सो नाइस. अरे यस और नो एवरीबॉडी, आपको धीरे धीरे पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन एंड इंटर. वेट, चैप्टर्स फाउंडेशन में इतने थे, इंटर में 8-10 है. वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. और एक चीज बता दूं, उसमें से 50% ऑफ द चैप्टर्स में यू डोंट नीड जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स. इट्स अ स्टेप बाय स्टेप पार्ट. आता है जर्नल एंट्री ले जाओ, दैट्स गुड. क्लियर है ये वाला?
ये नीचे वाला जो है वो सब खत्म हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। एडीडी अकाउंट करंट फाउंडेशन शिफ्ट किया, एनपीओ फाउंडेशन शिफ्ट किया, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स उड़ा ही दिया, ये सब इंटर में था सच्ची, अब ये सब चला गया। आप बोलोगे सर यहाँ पर पार्टनरशिप दिख रहा है, यहाँ भी पार्टनरशिप दिख रहा है, सर मेरे को पार्टनरशिप बहुत बोर होता है, सच है, सेम ईयर इसको भी उड़ा दिया। सर पार्टनरशिप है ही नहीं, नहीं कुछ भी, सच्ची कहां पर है, एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 2, हाँ तो है ना, तो है, तो है ना, ग्रुप 2 में चला गया, ये ग्रुप 2 में चला गया। और भी कुछ कम करो, और कुछ कम नहीं होता है, जितना है उतना है। सो यहां पर आपके पास 8 चैप्टर, 9, 10, 11, 11 चैप्टर्स यू हैव, एंड देयर इज वन सेपरेट सेक्शन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपने चैप्टर 1 ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स किया था और उसमें एक यूनिट था अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिसके अंदर एक ब्रॉड लिस्ट थी, सिर्फ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट थी, याद है कुछ? तो हमने किया ही नहीं, हाँ, तो वो सब लिस्ट थी ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो चैप्टर्स के फॉर्मेट में अब आ रहा है। तो देयर आर सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर देयर इन अकाउंट्स ग्रुप 1 और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 2 में। तो सर यहां पे कौन से हैं? 1, 2, 3, 10, 11, 12, 16, इतने, इतने ही है। 13 हम गिनते नहीं है बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट्स है और इसमें कवर हो जाता है, बट मैं लिख देता हूं, इतने हैं, 8-10 है। हाँ तो मतलब 8-10 तो ग्रुप 2 में भी होंगे, नहीं वहां पे 15 है, वहां 15 है, यहाँ 8-10 है। इनफैक्ट ग्रुप 1 में ही 15 थे, बट पता नहीं क्या हुआ इंस्टीट्यूट को, शायद कोरोना का पहले ही पता चल गया, तो उन्होंने नवंबर 19 में, क्या पता क्या उनको हो गया, 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 1 से शिफ्ट करके 2 में डाल दिया। पार्टनरशिप भी था, उसको भी यहां से शिफ्ट करके ग्रुप 2 में डाल दिया। और उसके बाद तो आप जानते हैं क्या हुआ है दुनिया के साथ। तो इंस्टीट्यूट जाते जाते एक अच्छा काम कर गई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थोड़ा बोझा कम कर दिया, पार्टनरशिप को वहां शिफ्ट कर दिया, एंड नाउ ओनली 11 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी, ओनली 11। वो 11 भी मेरे इंडेक्स के हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 चैप्टर है, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, वो मैंने एक ही चैप्टर को 2 में डिवाइड किया है, तो ऐसा देखेंगे तो वो 10 चैप्टर्स है। 10 chapters that you have to study, that's it, 10 chapters 100 मार्क। कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी जब चालू होगा तब पता चल। ये क्लियर है सबको? एवरीबडी श्योर अबाउट दिस? सच्ची सच्ची बोलो, ये आपका अकाउंट्स का पार्ट है, यस पक्का? ओके, तो आज जो मैंने आपके यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस क्लेम, हम इसके ऊपर ही थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। अगर आप कैल्सी नहीं लाए तो कोई बात नहीं, कल से जरूर लाना है। और मैं आपको फिर एक ही चीज बोलूंगा, डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स, स्टार्ट योर सीरियस प्रेप्स फ्रॉम नाउ। ऐसे औरंगाबाद में 250-300 लोगों ने एग्जाम दिया है, देयर आर 40-45 पीपल सिटिंग हियर, आई डोंट नो वेयर आर द रेस्ट, बट इतना तो कंफर्म है कि अगर आप आए हैं तो आपको कहीं पर कुछ तो लग रहा है कि अपन पास हो जाएंगे, इसीलिए आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हो कि आई हैव टू स्टार्ट माय स्टडीज ASAP। जिनको लग रहा है कि अपना तो होएगा ही नहीं, शायद वो रुकेंगे रिजल्ट के, कि रिजल्ट हो जाए उसके बाद देखेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है एवरीबडी? तो अगर आप आज कैल्सी नहीं लाए हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ कोई बात नहीं, बट कल तो लाना ही है। श्योर अबाउट दिस? 3 कलर का पेन रखना है, रेड, ब्लू और ब्लैक। मैं बोलूंगा चेंज द कलर, जब भी मैं बोलूँ इंटर में चेंज द कलर, इसका मतलब मैं कुछ अलग बात करना चाह रहा हूँ जो वो सम से रिलेटेड नहीं है, बट आगे कहीं ना कहीं उसका रेलेवेंस आने वाला है, तो वो कलर चेंज करके करने का। और जब मैं दूसरी बार बोलूँ चेंज द कलर, तो तीसरा कलर नहीं लेना है, पहले वाले कलर पे आना है। ओके, श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? इज दिस क्लियर? 400 पेज का बुक बनाना है, कितना? 400। अगर आपने 200, 180 आसाराम बापू वाला रजिस्टर बनाया तो देयर इज अ हाई चांस कि अकाउंट में 4 बुक, कॉस्टिंग में 6 बुक बन जाएंगे। मेक श्योर दैट यू हैव 400, और उससे भी अगर ज्यादा कैपेसिटी वाला रजिस्टर मिलता हो तो ले लीजिए, तो 2 बुक्स में आपका पूरा अकाउंट्स और 2 बुक्स में आपका पूरा कॉस्टिंग आ जाएगा। श्योर अबाउट दिस? बिना बुकलेट्स के, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 3 दिन सिखा सकता हूं, उसके बाद मैं नहीं सिखा पाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड सम चैप्टर्स, यू नीड सम क्वेश्चंस इन हैंड। So the day I am done with 3-4 days of accounts and 3-4 days of cost, मैं आपको अकाउंट्स और कॉस्टिंग के बुकलेट्स इशू कर दूंगा। तब तक क्वेश्चंस को यहाँ पर पावर पॉइंट पे देखना है। Is this clear? Everybody, so once you I get an idea, once you get an idea, और हम लोग का एक 6-7-8 डेज हो जाए अकाउंट्स और कॉस्ट साइजेबली एक एक चैप्टर पर हम अनडेप्थ घुस जाए, उसके बाद मैं आपको आपके अकाउंट्स और कॉस्ट के बुकलेट्स भी इशू कर दूंगा। बुकलेट्स के हद में आपको बता दूं, अभी इंटर में कोई भी स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है। जो बुकलेट आपके पास आएगा वो बुकलेट के चैप्टर के स्टार्ट में ही
हेडिंग लिख दिया रहेगा स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। इसका मतलब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है और हम आपसे वो करवा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हर क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में लिखा रहेगा कि ये क्वेश्चन सर ने कहां से लिया है। तो ऐसा भी हो सकता है इस क्वेश्चन के नीचे लिखा हो स्टडी मटेरियल कॉमा आरटीपी 2020 कॉमा सजेस्टेड आंसर 2021। इसका मतलब ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, एक बार आरटीपी में भी आया है और एक बार एग्जाम में भी आया है। तो 4 थिंग्स दैट वी कवर इन सीए इंटर इज स्टडी मटेरियल, आरटीपी, सजेस्टेड और मॉक, एमटीपी जिसको आप कहते हो, जो इंस्टीट्यूट एग्जाम से थोड़े दिन पहले 2 पेपर्स रिलीज करती है। तो वो पेपर्स, एग्जाम पेपर्स, आरटीपी और स्टडी मटेरियल, ये सारे क्वेश्चंस अपन अपने बुक में कवर करते हैं। अपने बुक में प्लस जो सैटरडे वाली टेस्ट में होता है ना, उसमें थोड़े से सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास तो बहुत ही टाइम है, मुझे तो और करना है, तो और भी आई कैन गिव यू, बट जितना ये मैं बोल रहा हूं ना उतना करोगे ना तो May 23 आ जाएगा। सच्ची, मतलब आपके पास समय कोई बचेगा नहीं। तो इतना करना है, मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मुझे लॉ और टैक्स का कोई आइडिया नहीं है। लॉ और टैक्स का आप जिससे भी सीखेंगे उनसे पूछना है। मैं मेरे सब्जेक्ट का आपको बता रहा हूं। आई बात सबको समझ में? श्योर अबाउट दिस? करें थोड़ा सा शुरू हल्का हल्का। घर पे आप बोल के आए ना कि आज 12:30 बजे तक है, हाँ तो आज 1 बज जाएगा, थोड़ा चलेगा ना सर आपको? ऐसा घर पे वेट कर रहे हैं ऐसा कुछ? ओके, क्या आप एक हेडिंग डालेंगे इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक, और ऐसा घर पे बोल के आओ ही मत 12:30, थोड़ा समय हो ही जाता है। अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समय हो ही जाता है। क्यों सर? लिख लीजिए ना सर, इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक। ओके, मोर थिंग जो मैं बोलना भूल गया, यू शुड सी देयर इज अ स्क्रीन राइट। सो अभी जैसे जो एक बैच आपके पहले गया उनका अटेम्प्ट नवंबर में, राइट? जैसे मैंने आपको बोला दे आर इन द लास्ट फेज ऑफ 3-4 डेज 5 डेज, राइट? उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में शिफ्ट कर लेंगे, मतलब मैं आपको 8 बजे बुलाऊंगा, तो एक आपको भी रूटीन सेट हो जाता है। एवरी बैच, सी आई डोंट प्रमोट एट अ फुल प्लेजेड लेवल, दो मेरे यूट्यूब पे 16,000 सब्सक्राइबर्स है सर, प्लीज लाइक करें और तू फॉलो भी कर, बट आई डोंट प्रमोट। पता नहीं क्यों मेरे में नहीं जमता है, मेरे को इसको पता है बहुत पैसे है सर अपने पास, तो क्या करना। सो आई डोंट प्रमोट। मेरा भी 16,000 वैसे मैं ऐसे ही आड़ा तेड़ा वीडियो डाला था पेंडामिक में, और वो तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूं। तो आप बोलोगे सर आप क्यों रिकॉर्ड करते हो? ये रिकॉर्डिंग एक तरह इसलिए होती है कि कोई क्लास बीमार गिर जाए, मतलब भगवान करे ना गिरे, बट समझो हो तो हो सकता है कि आपका सेशन मिस हो जाए, तो फिर मैं आपको ड्राइव के थ्रू वो लेक्चर को शेयर कर देता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छुट्टी पे छुट्टी मारना है, तो समझ रहा है ना? तो फिर मैं चार्ज करता एक सेशन का 10 रुपए। क्लियर है? पक्का एवरीबडी? तो मैंने आपको क्या बोला, वो रिकॉर्ड होते रहता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो देखूंगा, मैं हट जाऊं तो नहीं देखूंगा, चलेगा ना सोचना? ठीक है, तू बोल सर। तो उसके हिसाब से आपको अगर कभी लगता है तो आपको अपना ईमेल आईडी शेयर करना है, उस पर मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा। बट मैं पहले ही बोल रहा हूँ रोज रोज होगा नहीं, कभी कभी सही है। ठीक है? श्योर अबाउट दिस? करें स्टार्ट। आपको मैंने पहले ही बता दिया चैप्टर मैंने कितने करे हैं, 2। एक है लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो अब ये लॉस ऑफ स्टॉक पे थोड़ा फोकस करते हैं। यहां आग लग रही है, वहां बारिश, क्या मस्त लग रहा है। तो ये आपने कभी अपने जीवन में ऐसा देखा है? भगवान करे ना देखे आप, बट आपने अपने किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस लिया हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन या कहीं जगह पे आग लग गई हो? ऐसा आपने कभी देखा? कितने लोगों ने कभी ना कभी देखा? 1 2 3 4 5 6 6 लोगों ने देखा है। क्या सर कहां देखा आपने? ये दिवाली के पटाखे इज नॉट कंसिडर्ड है यहाँ पे। अच्छा हो तो बोला नहीं, घर पे मम्मी किचन में कुछ बना रही थी तब देख लिया मैंने आग। अरे आई मीन एकदम ऐसा ऐसा फायर ब्रिगेड गाड़ी आ रही है, ऐसा कुछ देखा है क्या? देखा है मैम? कहां देखा? नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। ओके, तो कुछ नहीं, उन्होंने ऐसे ही बोला, कुछ तो भी वो इलेक्ट्रिक्स बोला। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा मैम आपने? बहुत आग लग गया था, पूरी शॉप जल गई थी। तो बताइए जब इंसान की ऐसे शॉप, गोडाउन, प्रीमाइस, फैक्ट्री जलता है, सबसे पहले वो क्या करता है? क्या करता है सबसे पहले?
इंडिया में पहले भागना है और रैदर उससे भी पहले दो लोगों को गिराना है, उसके ऊपर से जाना है कि बीच में आया हट बाजू। यस और नो? एवरीबडी यही करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? आग को बुझाने की ट्राई करते। यस और नो? यू ट्राई एंड स्टार्ट शाउटिंग हेल्प हेल्प हेल्प, एंड एज यूजुअल नोबडी विल हेल्प, एंड देन यू पानी डाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, राइट? एंड यू क्विकली कॉल इमरजेंसी सर्विसेज. Those people will come, they will help you with this situation, but after the situation is under control, the next thing that a person does is starts crying. Let's be practical, one by one step. मेरे को ऐसा गाई नहीं करने का। रोता है कि नहीं इंसान? दुख तो होता है कि नहीं यार? ऐसे कैसे यार? आप सोचिए आपका अकाउंट्स कॉस्ट हो गया हो, पूरा बुक रेडी है, अटेम्प्ट आ चुका है, और इस व्यक्ति ने आपकी बुक मांगी, आपने अपने नोट्स इसको दिए, और अगले दिन ये कहता है कि वो नोट्स जलकर राख हो गए। बताइए आप इसके साथ क्या करेंगे? ए भाई ज्यादा वायलेंट नहीं उसी आग में इसको डाल दूंगा, ऐसा मत करिए। यस, दुख तो होता है कि नहीं? इतने सालों की मेहनत है भाई। अरे यस और नो? यू स्टार्ट क्राइंग, एंड यू नो व्हाई यू क्राई? बिकॉज आपने पॉलिसी ही नहीं ली थी इंश्योरेंस की। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते तो आप समझ रहे हो क्या होता है? कंपनी पैसा देती है। तो पहली बात, ये चैप्टर कब लागू होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने पॉलिसी ली हो तो ये चैप्टर लागू है आपके लिए। अगर आपने पॉलिसी नहीं ली है तो बस गम को पी लेना, एंड आई मीन गम, दूसरा कुछ भी नहीं। गम को पी लेना है, दुख को सह लेना है और नई शुरुआत करनी है। बट अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर सकते हैं। इसी पर यह चैप्टर है कि क्लेम कैसे करने का। क्लेम कैसे करने का, यहां पर मैं 99 नहीं 100% श्योर हूं कि आपकी फैमिली में मम्मी पापा ने आपका, उनका खुद का, परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है। ये मैं 100% श्योर हूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बोलोगे कि सर हमारा तो हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। है सच्ची है। कितने लोगों को मालूम है कि है? That's so nice ना? नहीं, कुछ तो मालूम करो दादा। आज ही घर पे जो आके पूछना है पप्पा को मेरी जायदाद में हिस्सा कितना है, और तेरा नाम लेना नहीं है तो कल पप्पा आ रहे क्या सिखा रहे तुम? सबका हेल्थ इंश्योरेंस है। बट अभी हेल्थ इंश्योरेंस आप सबको इतना इन डेप्थ पता है तो उसका कैलकुलेशन, वो कैसे वर्क करता है, ये सबको ही पता है कि यू गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले पूछते हैं है क्या पॉलिसी? बोलते हैं पॉलिसी नंबर बताओ, एंड एवरी हॉस्पिटल हैज दैट सेपरेट डिपार्टमेंट व्हिच टेक्स केयर ऑफ दैट क्लेम एंड एवरीथिंग। वो आपको पॉलिसी नंबर पूछेगा, आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। ऊपर आपका इलाज चल रहा है, नीचे वो डिपार्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं? करस्पॉन्डेंस, कैसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ट्रीटमेंट है, करस्पॉन्डेंस कीप्स ऑन हैपनिंग। और फिर अगर इंश्योरेंस कंपनी को सब सही लगता है तो दे विल डिस्पैच एक अमाउंट जो है वो हॉस्पिटल के बैंक अकाउंट में दे देंगे, क्लेम जो है वो क्लियर करेंगे। अब ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत फास्ट हो गया है। इनफैक्ट इसको 24 आवर्स में मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा, 12 आवर्स 6 आवर्स में ये सारा हो जाता है। आपने प्री बता भी दिया, कोई प्लान सर्जरी भी है, आपने बोला ऐसा ऐसा है, पहले से सैंक्शन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? दिस इज नॉट कॉमन, बिकॉज ये बहुत अनकॉमन है। कैसे आग लग रही है, ऐसा कभी नहीं होता। अरे आज घर आ रहा था, आज यहां आग लग रही थी, परसों वहां लग रही थी, ऐसा नहीं होता है ना। पहली बात तो ये बहुत रेयर होता है, और ये रेयर होने के बाद उसमें कितने लोग पॉलिसी निकालते हैं? अरे ये सुनो, कितने लोग पॉलिसी निकालते हैं? नॉट इवन 1%। जो ऐसे सेक्टर्स में, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ पेपर इंडस्ट्री, वो निकालते हैं कि उनको मालूम है भाई पेपर इंडस्ट्री है, पूरा फैक्ट्री में टन्स एंड टन्स ऑफ पेपर पड़ा है, 5 10 15 20 करोड़ का माल है। और इंडिया है, सिगरेट तो बहुत कॉमन है, किसी ने पी ली और लगा दी तो गेम ओवर, पूरा करियर, पूरा फ्यूचर, पूरा परिवार आ जाएगा रोड पे। 10-15 करोड़ का पेपर है, तो वो शायद इंश्योरेंस ले। आर यू गेटिंग दिस? बट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैं अगर आपको पूछूं कि आप अपने मम्मी पापा जाके पूछो कि अपन ने घर के रिलेटेड हाउस इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस लिया, दे विल से नो, बिकॉज इट्स वेरी 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 रेयर, और कोई लेता नहीं है। जब कोई लेता नहीं है तो लोगों को मालूम ही नहीं है इसको कैसे क्लेम करने का, इसके क्या स्टेप्स है ये मालूम ही नहीं है। हमें इंटर में बताया जाने वाला है कैसे कैलकुलेट कर। अच्छा, मतलब स्टेप्स है वो 4-5 स्टेप्स होंगे,
तो वो हमें रटाएगा और हमें सॉल्व करना है। यस, वही तो है। कितने स्टेप्स है? 4। कंपल्सरी है 4? नहीं। तो कभी 3 कभी 4। अच्छा, मतलब ऐसा भी सम आएगा जिसमें 3 स्टेप्स होंगे और ऐसा भी सम आएगा जिसमें 4 स्टेप्स होंगे? पक्का नहीं, कभी 2 स्टेप भी हो सकते। कंफर्म 2 स्टेप, कंफर्म 2 स्टेप तो कंफर्म। एडिशनल डिटेल रहा तो 3 स्टेप, और एडिशनल डिटेल रहा तो 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स अगर सर मैंने लर्न किए तो क्या ये चैप्टर मेरे लिए आसान हो जाएगा? हाँ, 4 स्टेप। क्या ये 4 स्टेप्स में कोई ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, अगर इसमें मैथमेटिक्स होता तो आज मैं इधर ना होता। ओके, मैं भी आपके जैसी आपके साथ हूं, मेरे को भी मैथ 0 ही आता है सर, आता है मैथ। तू मेरे साथ है, अंत तक साथ में रहेगा। वी शुड बी वेरी स्मार्ट एंड नंबर क्रंचिंग। और ये गलत बात है, दुनिया में मैथमेटिक लवर नाम की कोई चीज होती है? तो है मैथमेटिक लवर्स इन द हाउस? 1 2 बताई दे। झूठ है ये लोग, ऐसे कोई लोग एग्जिस्ट ही नहीं अब अक्टूबर तक। मैथमेटिक लवर्स, ओके एवरीबॉडी, पक्का? 1 मिनट। तो क्या है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या कर रहे? ये आपने देखा है बहुत बार ऐसा होता है कि जब आग लग जाती है तो माल थोड़ा जला हुआ, थोड़ा खराब पड़ा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं salvage value. I'll share an example. So one of my best friends का शॉप में आग लग गया। उसका प्रोविजन स्टोर था, अच्छा खासा प्रोविजन स्टोर, उसमें आग लग गया। जब आग लग गया फटाफट फटाफट सब किया, इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया, मुंबई की बात है ये, तो वहां पर सब फास्ट ही होता है। सारा सब हो गया। अब उसका एक शेल्फ पड़ा था, शेल्फ, और एक शेल्फ में कम से कम 500-700 सोप्स थे। सोप, साबु, जो नहाता है रोज उसको पता ही है साबु क्या होता है सब। ओके, सोप्स। तो वो सोप के ऊपर जो कवर होता है, कवर ही होता है, वो जल गया था, बट सोप नहीं जला। तो वो कवर सारे ब्लैक हो गए, कवर्स इनफैक्ट इवेपोरेट हो गए, और जो सोप्स है ना वो कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो गया, वरना इट वाज इंटैक्ट। तो आफ्टर 2 days उन्होंने क्या किया, अपने शॉप के बाहर एक टेबल लगाया, वो 600 सोप्स वहां पे रखे, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग इट, बिकॉज बेचना तो है, कुछ तो पैसे निकालने पड़ेंगे ना उसमें से। तो उनके रिलेटिव्स, उनके नेबर्स, एवरीबडी केम एंड, बिकॉज लेना तो है आज नहीं तो कल। तो यार अगर अपने परचेजिंग से किसी का कोई मदद हो रहा है तो उसमें क्या है, कोई खराब बात थोड़ी ना। और प्लस वो ऑब्वियसली एमआरपी तो नहीं बेच सकते। सो लेट्स से इट्स अ डव का सोप 70-80, जो मेरे को नहीं मालूम कितने का आता है, 50-60-70 रुपए का आता है। दे स्टार्टेड सेलिंग इट फॉर 30 रुपीज। अब आपको तो कवर का क्या ही करना है, मतलब कवर तो एंड में निकालना ही है, निकालते ही है सर। तो वैसे आपका सोप का सोप काम हो गया, आपको सस्ते में मिल गया और उनके भी पैसे मिल गए। तो इंश्योरेंस में कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? सैल्वेज वैल्यू। व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू? कि आग लगने के बाद जो बच जाता है ना, भंगार, स्क्रैप, उसको बेच के कुछ तो पैसा आएगा ना यार। सब तो नहीं जल गया होगा, कुछ तो होगा, बच गया होगा, उससे जो पैसे आ रहा है उसको हम बोलेंगे सैल्वेज वैल्यू। क्या तुम्हारे भेजे में ये कंसेप्ट पहले जा रही है? किसी ने पूछा सैल्वेज वैल्यू क्या रहता फायर में, तो आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे? जब आग लग जाएगी, जब आग लग जाएगी और जब आग खत्म हो जाएगी तो जो रेसिडुअल माल पड़ा है, थोड़ा अच्छा, थोड़ा खराब, थोड़ा टूटा, थोड़ा फूटा, उसको बेच के जो पैसा आएगा ना बॉस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। होता है यार डेप्रिसिएशन, यार सीए फाउंडेशन डेप्रिसिएशन में स्क्रैप सैल्वेज वैल्यू नहीं होता। ऐसे नजर देख रहे हो मुझे, क्या बोल रहा है? होता है नहीं होता? होता है एवरीबडी, यस। सो दैट स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू फायर में वो वाला पार्ट है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। आज मेरे को बचा लेना भगवान, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? यू हैव टू रेज योर हैंड्स, डोंट शाउट। कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी?
ओनली 2 people रेजिंग, 3 people, 5 people, 7 people, 9 people, 11, यस मैम। मैम बोला रे, कोई बात, यस सर, आप बताइए सर। 22-23 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। मेरे को इतना डर लगता है बाबा, बहुत डर लग रहा है। क्या सबको फाइनेंशियल ईयर समझता है? जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, टफ क्वेश्चन नहीं है, और कब खत्म होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। यार आज डेट 26 जुलाई 22 है, तो अपन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आ ही चुके हैं। क्या ये मानते हो आप? तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ के ढूंढना है, डेट ऑफ फायर। सर ढूंढना है मतलब क्वेश्चन में तो दिया ही होगा ना? दिया है, क्वेश्चन में डेट ऑफ फायर दिया ही रहेगा, प्रॉमिस। अरे उसके बिना समय नहीं बनता, देना ही है उनको। समझ लीजिए उन्होंने बोला 26 जुलाई 2022 2022 को आग लगा। जैसे ही आपको डेट ऑफ फायर मिला ना, उसमें पहले मन में देख लेने का कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आग लगा। तो जैसे अगर ये डेट है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 2023। कुछ एग्जांपल्स करें, मुझे बहुत मजा आता है। 3 सितंबर 2016, कौन बताएगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आग लगा? 16-17 सर, थोड़ा तो एंथुसियाज्म बताइए सर। एकदम वो ऐसा इतना दुखी हो गया, हो कुछ यादें आ गई सर आपको? पक्का कुछ ना बोली, बस सब इंटर क्लियर हो गया, सब हो जाएगा सर, अब विश्वास रखिए भगवान पे। इधर 5 अगस्त 2019, टेल मी। अब तो रट लिया लोगों ने, बोलिए जो लास्ट के नंबर रहते ना उसको पकड़ के करो, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन सा फाइनेंशियल है। तो अब मैं इसके बाद बताएगा नहीं कभी, मैं क्वेश्चन पढ़ेगा और मैं आपको पूछूंगा कौन से फाइनेंशियल ईयर में आग लगा, तो आपको मुझे डायरेक्ट बोल देना है। आप बोलोगे ना मेरे को, प्रॉमिस, राइट? तो आज के बाद सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, डेट ऑफ फायर ढूंढना है, और उससे आपको बोलना है कौन से फाइनेंशियल ईयर में आग लगी। इज दिस क्लियर? नाउ जिस ईयर में आग लगी, कैन आई से उस ईयर का तो बैंड बच गया। उस ईयर में आग लग गई मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल गया। क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, कैसे पता चलेगा? सभी जल गया। अगर जो इंश्योरेंस कंपनी के जो सर्वेयर्स होते हैं वो आके मेरे को पूछते हैं, सर, मैं बोलूंगा आग लग गई। काय का दुकान था? इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा, तो मोबाइल, फ्रिज, टीवी, होम थिएटर, ये सब आपका जल गया। कोई बात नहीं, हम आपको भर के देंगे। कितना माल था? अब हो सकता है आपके दुकान में एक टीवी और एक ही फ्रिज था, लेकिन आप तो कुछ भी बोलोगे। 500 टीवी थे, 5000 फ्रिज थे, सब ठंडे हो रहे थे, एक दिन गर्म हो गए। आप तो कुछ भी फेंकोगे। फेंकने तो इंडिया, आपको तो मालूम है, यू आर इंडियन है, अपने तो ब्लड में है वो फेंकना। तो आप तो कुछ भी बोलोगे, और इंश्योरेंस वाला समझ भी नहीं सकता, कैसे देखेगा? सब धुआं धुआं हो गया, सभी धुआं हो गया। तो कैसे ढूंढे कि जब आग लग रही थी उस वक्त पर कितने का माल था? मैं कैसे पेमेंट करेगा? आप समझ रहे लॉजिक क्या हो रहा है? आपको पेमेंट क्या करना है? चैप्टर का नाम क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब क्या है हिंदी में? मेरा माल जल गया, मेरे को भर के दो। आग लगने के बाद मैं आ रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि मैं आपको भर के देता हूं, आप मेरे को बता रहे हो काला काला धुआं। मैं आपको पूछ रहा हूं कितने का माल है, आप तो कुछ भी फेंकोगे। फेंकने की तो कोई सीमा नहीं, आप तो कुछ भी क्लेम करोगे। तो मेरे को तो चालाकी से ढूंढना ही है कि आपके पास कितना माल है। मैं आपको पूछ रहा हूं बुक्स किधर है, आप बोल रहे हो चली गई। मैं बोल रहा हूं परचेस बुक किधर है, आप बोल रहे हो चला गया। मैं आपको पूछ रहा हूं सेल बुक किधर है, आप बोल रहे हो चला ही गया। सभी चला गया है, करने का क्या? इंश्योरेंस कंपनी बोलती है जो ईयर में आग लगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23, 2 मिनट के लिए उसको भूलते हैं। चल फाइनेंशियल ईयर 21-22 पे आ जा। आर यू गेटिंग दिस? पक्का? आप अगर प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं देख सकते तो पास्ट ही देखेंगे, पास्ट ही देखेंगे। इसको देखने के लिए आ रहे हैं
अब आप इंटर में हो तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स चलेंगे, इसको बड़ा मजा आ रहा है बड़े एग्जाम्पल्स में, तो इसको देखने आ रहे हैं। अब इसका प्रेजेंट और फ्यूचर समझ नहीं सकते तो लोग क्या देखेंगे, पास्ट ही देखेंगे कि पास्ट में ये क्या था, क्या कर रहा था। और तू क्यों शर्मा रहा, कौन आ रहा देखने तो बहुत ही शर्मा रहा, मैं तो तैयार भी नहीं हुआ। अरे अभी टाइम है भाई, अभी फाइनल बाकी अपना, बताइए पास्ट ही देखोगे? अरे यस और नो, 22 23 खत्म हो गया तो 21 22 ही देख लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, रोना बंद करो, 22 23 जल गया ना, ठीक, 21 22 तो है ना, वो तो सब बराबर था ना, जीवन अच्छा चल रहा था ना, निकाल बैलेंस शीट पीएनएल, जल्दी से निकालो बैलेंस शीट पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट निकालो। और स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है। सर ये तो हम 11th स्टैंडर्ड से बना रहे हैं, बस यही बनाना है। स्टेप 1 इज ट्रेडिंग अकाउंट, बट स्टेप 1 इज ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा एक मिनट सर, मतलब स्टेप 1 में ओपनिंग स्टॉक उधर बराबर है, क्लोजिंग स्टॉक इधर बराबर है, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग आएगा। हाँ ये तो 11th में ही किया हुआ है, यही करना है। सर मेरे को है ना 11th बड़ी याद आ रही है, वो सैंपल्स भी आता था, हाँ वहां लिखना, या तो कुछ क्लासेस में परचेज से लेस करके बताते हैं, जैसा आप करो। सर चैरिटी वहां या यहां, सर मेरे को है ना वो कैरेज इनवर्ड की बड़ी याद आ रही है, वो ये रहा। सर ऑक्ट्रा है ये, सर हीट लाइट पावर ये, वेजेस ये सब वही। एक मिनट सर, सो क्वेश्चन से मेरे को पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको ग्रॉस प्रॉफिट देना है, हाँ दैट इज द स्टेप 1। क्वेश्चन पढ़ने का, आग कौन सी डेट पे लगी वो देखने का, वो फाइनेंशियल ईयर का नहीं बनाने का है, पिछले फाइनेंशियल ईयर का बनाने का है। क्या बनाने का है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं ना, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो चाहिए। सो रेशो वेशो नहीं आता मेरे को, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। स्टेप 1 मस्त लग रहा सर, नहीं मस्ती है, आजकल आईसीआई आपके ऊपर बड़ा दया खा रही है। सर कैसे, क्वेश्चन में लिख देते हो, द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड कि पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली उनका ग्रॉस प्रॉफिट 25% रह रहा है। अच्छा तो फिर उसमें स्टेप 1 नहीं बनाने का, नहीं, उसमें लिखने का स्टेप 1 25% गिवन। अच्छा फिर भी स्टेप 1 ऐसा लिखने का, ये फॉर्मेट मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। इंटर में बिल्कुल मजाक मस्ती नहीं। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो, अंडरलाइन 25% गिवन। अच्छा मतलब सर एग्जामिनर को अपने को बताने का कि मेरे को तो मालूम था कैसे करना है, वो तो तूने नहीं पूछा तो हमने नहीं बनाया। तो हो सकता है कि स्टेप 1 बनाना पड़े, हो सकता है कि स्टेप 1 ना बनाना पड़े। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? पक्का। स्टेप 1 में कोई ऐसा डाउट कि सर स्टेप 1 में को टफ लग रहा है, थोड़ा बता दीजिए। स्टेप 1 में किसी को टफ लग रहा है? ओपनिंग स्टॉक किधर आता है मैं बता देता, मुझे बहुत डर लगता, कहां से लोग आ रहे हैं, मेरे को रिस्क लेना नहीं है, चुप, मैं सुसाइड करने के कगार पर आ जाता हूं। ओपनिंग स्टॉक कहां पे आएगा, डेबिट। डेबिट क्रेडिट टफ लग रहा है तो आरटीओ एग्जाम जैसा लेफ्ट और राइट भी बोलो, मुझे चलेगा। ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा, लेफ्ट। क्लोजिंग स्टॉक राइट, सेल्स राइट, परचेज लेफ्ट, कैरेज इनवर्ड लेफ्ट, वेजेस चिड़िया उड़। और कौन सा फिगर बैलेंसिंग रहेगा, जीपी। जीपी बैलेंसिंग रहेगा, जीपी नहीं देते हो, जीपी ढूंढना है, और उससे क्या ढूंढना है, रेशो। ये तो रेशो। स्टेप 1 सच्ची बताइए दिल से एकदम यार, ऐसा नहीं करना है, बता दीजिए सच्ची सर, पक्का एवरीबॉडी। स्टेप 1 जीपी रेशो, कट थ्रोट। सर वो डिनोमिनेटर में जो सेल्स है वो सेल्स है कि नेट सेल्स है, नेट सेल्स है, वो नेट सेल्स। अरे यार जो आउटर कॉलम में सेल्स है वही यहां पर आएगा, श्योर अबाउट दिस, पक्का। एवरीबॉडी बोलो बड्डी। सर इसमें मेरे को तो कोई टफ लग ही नहीं रहा यार, नहीं लगेगा अभी धीरे धीरे। वो सेल ऑन अप्रूवल चैप्टर टड़ा इसके अंदर आएगा, फिर सही में सेल्स कितना था वो भी ढूंढना है, धीरे धीरे। आज करेगा तो कल कैसे आएगा तू, धीरे धीरे। स्टेप 1 पहले स्टेप 1 बता दीजिए, सबको क्लियर हो रहा है? सच्ची एक मिनट,
इंश्योरेंस वालों को समझ में आ गया, इंश्योरेंस वालों को समझ में आ गया कितनी तरफ बात, आपकी औकात क्या है। उन्हें समझ में आ गया कि लास्ट ईयर आपने, एग्जाम्पल लेते हैं, 25% का ग्रॉस प्रॉफिट बनाया था। उन्हें समझ में आ गया कि जब आग नहीं लगती ना तो भी तू किधर तक भाग सकता है, 25%। एक और आइडिया, सो लेट्स से समवन इज कमिंग एंड टेलिंग मी, सर इंटर में तो मेरा रैंक है, इंटर तो देखना सर AR 1 से भी ऊपर मेरा रैंक आएगा 0.2, वो नंबर लाइन में 1 से, हाँ, और उससे क्या फर्क गिरता है, सामने वाला क्या बोलता है फाउंडेशन में कितने थे, ट्वेल्थ में कितने थे। ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ पैरामीटर टू जज समवन, बट एक आइडिया, अब नहीं मालूम है कैसे करेगा ना। अरे ऐसा भी लोग है फाउंडेशन में कुछ भी मार्क्स नहीं और इंटर में ठोक दिया, ऐसा भी लोग है फाउंडेशन में 1 नंबर किया और इंटर में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सीए एग्जाम है, इसका तो ऐसा कुछ सेट पैरामीटर्स है ही नहीं, बट इंश्योरेंस कंपनी है, उसको क्या मालूम तुम कौन है, तुम्हारा क्या है, तो वो तो क्या करेगा, साहब ये आपका सब चल गया ना, लास्ट ईयर का निकाल के बता दीजिए, मैं देख लेता कितना जीपी रेशो है, वो तो वही पैरामीटर लेगा ना, वो थोड़ी अपना कोई सग्गा है कि वो आपके प्रॉब्लम्स को समझे। तुम उसको बोलेंगे नहीं लास्ट टाइम थोड़ा स्लो था, घूमने भी गए थे हम लोग यूएस 1 महीना, तो दुकान बंद था, उनको उससे क्या लेना देना, वो फालतू बहाने देके कोई मतलब नहीं। एक ऐसा चलता है क्या, सर फाउंडेशन एग्जाम दे रहा था ना, उसमें बीच में तो मैं 2 पेपर इतना बीमार था, बट मुझे ही पता है मैंने कैसे, क्या बोलते उससे हमको क्या लेना देना, उससे उनको कोई फर्क नहीं गिरता। इंश्योरेंस कंपनी कहती है हमको उससे कोई फर्क नहीं गिरता, आप लास्ट टाइम 25% जीपी रेशो था, दैट्स इट, इज दिस क्लियर, व्हाट इज स्टेप 2। ये चेंज हुआ क्या स्लाइड, मेरे को तो वही दिख रहा है, हाँ हुआ स्लाइड। तो ये क्या हो गया स्टेप 2, मेमो। एक मिनट ना सर, स्टेप 1 में क्या लिखा था, ट्रेडिंग, स्टेप 2 में मेमो ट्रेडिंग। अब यू नो यू ऐड अ मेमो व्हेन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बुक्स, राइट। अब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट फिर से बनाना है, लेकिन कहां से कहां बनाना है, ईयर के स्टार्ट से डेट ऑफ फायर तक, ये उसका ट्रेडिंग अकाउंट। एक मिनट सर, नंबर्स के साथ बात करते हैं। 26 जुलाई 2022 को आग लगी, विच इज फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो आपने स्टेप 1 बनाया 21-22 का, विच इज लास्ट ईयर का। अब जब आप ये स्टेप 2 बनाओगे तो आप बनाओगे 1 अप्रैल से 26 जुलाई 2022 का, बस आप उतने का ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, उतने का ही बनाओगे। सर हमारे यहां पे आग लग गई है ना 31 अक्टूबर को, हाँ तो 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर का बना। सर 1 जन को आग लगा, हाँ तो 1 अप्रैल से 1 जन का ये बना। अच्छा मतलब ये करंट ईयर में ईयर स्टार्ट से लेके आग लगने तक मेरे को स्टेप 2 बनाने का, हाँ बनाने का, ओके। सर ये ओपनिंग स्टॉक कहां से लाऊं, यस और नो बताना पड़ता है बाबा, काफी लोग ऐसे रहते हैं, मेरे को क्या मालूम कहां से लाने का, तू सिखा रहा तू बता भाई। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस करंट ईयर का ओपनिंग, यू राइट द ओपनिंग, राइट, पक्का श्योर अबाउट दिस। अरे बोलो, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड सेल्स, ये 3 चीजें क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन आपको बताएगा कि ईयर स्टार्ट से आग लगने तक कितना परचेज हुआ, ईयर स्टार्ट से आग लगने तक कितना खर्चा हुआ, और ईयर स्टार्ट से आग लगने तक कितना सेल्स हुआ। ये क्वेश्चन आपको बताएगा, प्रॉमिस, नहीं बताएगा मैं है इधर, क्लियर। मिनट सर, एक मेरे को क्लिक लग रहा है, कोई लिंक लग रहा है, जरा स्क्रीन को ब्लैंक करो। एक मिनट, यहां पर आपने बोला ओपनिंग स्टॉक पिछले का क्लोजिंग, आप बोल रहे हो परचेज, क्वेश्चन देगा, आप बोल रहे हो सेल्स, क्वेश्चन देगा, आप बोल रहे हो डायरेक्ट एक्सपेंस, क्वेश्चन ही देगा। अब कितने लोगों को समझ गया क्या गेम है, 1 2 3 लोगों को समझ रहा है कि क्या होने वाला है। केनाई से क्लोजिंग स्टॉक नहीं ढूंढ सक रहे थे, वो क्यों नहीं ढूंढ सक रहे थे, धुआं ब्लैक ब्लैक सभी चल गया, आइडिया तो नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक तो वो भी नहीं बोल रहा और अपन भी नहीं बोल रहे, लेकिन कंपनी ने स्टेप 1 में आप कितना जीपी करते हो वो ढूंढ लिया है। अब वो क्या करते हैं आप समझ ही गए होंगे, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर आपका सेल्स यहाँ पे 10 लाख है
तो वो यहां पे कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट 2,50,000। कैसे? स्टेप 1 में 25% था, स्टेप 1 में 25% था, वो वही रेशो आपके सेल्स पे लगा देंगे कि 10 लाख का 25%। आपका जीपी 2.5 लाख, आपका जीपी 2.5 लाख लगा दिया। आप समझ गए क्या हो गया? क्या हो गया? बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, दिस बिकम्स योर बैलेंसिंग फिगर। अच्छा सर, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलने का क्या? फिर क्या बोलने का? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अच्छा, नाम बदल दिया, क्यों ऐसा? वो बाद में है ना, कुछ कंसाइनी के पास भी रहेगा। हाँ, वो बोलेंगे हमारा दूसरा भी एक गोडाउन है पैठन रोड पे, उसमें भी कुछ माल पड़ा था, तो वो तब अपन उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। बट जब तक वो कुछ नहीं आता, यूज द वर्ड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। दैट्स द करेक्ट वर्ड नाउ, दैट्स द अमाउंट जो आपका आग में जला है, ऐसा वो मान के चलते, ऐसा वो मान के चलते। सर बट सच बोल रहा हूं मैं यार, मेरा जीपी रेशो पिछले साल 25% था, इस साल तो सर 45% था। अगर किसी का 11-12 अच्छा हो गया है, एक बात समझ में आ गई होगी अब तक, जीपी रेशोज डोंट चेंज ईयर ऑन ईयर इतना ज्यादा, इसीलिए तो वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिया जाता है, ना कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में पिछले साल जीपी रेशो 25% बोल के फाइल किया है और इस बार 45% बोल के फाइल किया है, जैसा हर चांस तुम्हारा नहीं निकल जाता, क्योंकि सबको मालूम है जीपी रेशो मतलब डायरेक्ट खर्चे विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सेल्स। तो अगर मालूम है कि ये स्टाइलस 2000 का बेच के मेरे को 600 रुपए आता है, तो मोरलेस 600 ही आ रहा होगा, पिछले साल भी, आने वाले साल भी और इसके बाद भी। ऐसा कभी नहीं होता कि पिछले साल 600 आ रहा था और इस बार तो हम 2000 बेच के 1800 ही कमा रहे। इनडायरेक्ट खर्चे बदलते हैं, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, अरे बट डायरेक्ट खर्चे नहीं बदलते, डायरेक्ट तो सेम ही रहते हैं। जीपी रेशो मोरलेस कभी नहीं चेंज होता, इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। सर नहीं होता होगा, लेकिन मेरा तो पिछले बार 25 था, इस बार 30 है, प्रॉमिस। अच्छा ऐसा है क्या? तो क्वेश्चन कभी कभी बोलता है मेक एन एडजस्टमेंट फॉर 3% ऑन जीपी रेशो। अच्छा, मतलब अगर स्टेप 1 में 25 रहा तो स्टेप 2 में फिर मैं 28% ले सकता। कब? क्वेश्चन बोले तो, क्वेश्चन बोलेगा तो करने का, तेरे मन का नहीं करने का। मन का किया तो इंस्टीट्यूट बोलती और एक बार दो ना अटेम्प्ट। क्लियर है? पक्का? एवरीबडी, व्हाट इज स्टेप 1? और हमारा बैलेंसिंग क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और स्टेप 2 में क्या निकालना है? मेमो ट्रेडिंग अकाउंट। और उसमें बैलेंसिंग जीपी नहीं है, बैलेंसिंग क्या है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। सिंपल यार, चैप्टर खत्म होने में। सच्ची क्या बोला मैंने? स्टेप में ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेप 2 में मेमो ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप 1 में ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का, स्टेप 2 में मेमो ट्रेडिंग करंट ईयर का। स्टेप 1 में जीपी बैलेंसिंग है, स्टेप 2 में स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग है। स्टेप 1 में भी ट्रेडिंग बनाने का, स्टेप 2 में भी ट्रेडिंग ही बनाने का। खत्म। श्योर? पक्का? एवरीबडी? अरे बोलो ना बडी, ऐसे कैसे करते हैं बडी? ए थैंक यू बोल दे रहा हूं। एवरीबडी फोकस। स्टेप 3, व्हाट इज स्टेप 3? अंडरस्टैंड? सही है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज पर स्टेप 2, जो स्टेप 2 का था वही लिखने का है। लेस द सैल्वेज वैल्यू। सर ये क्या होगा, ये बता दिया मेरे को समझा नहीं है। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकल गया। इंश्योरेंस वालों को मालूम रहता है ये इंडिया है, इधर सबने माल जो भी टुकड़ा उकड़ा जला रहेगा ना कुछ बेच के पैसा कमाया है। सब हो सकता, इधर 2 रुपए गिर गए तो इंसान आता लेने को, और इधर करोड़ों का। तुम कहते हो कि हमने एक भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं बेचा, ऐसा नहीं होता। सच नहीं हुआ है, सच्ची नहीं है, और सच्ची हम लोग बोल रहे हैं कि इसका कोई पैसा नहीं आएगा,
अरे वो इतने खतरनाक रहते, वो इसमें खेल के बैठे, तुम्हारा इतना सारा माल पड़ा है पीछे, वो सर्वेयर आके बोलता इसका वैल्यू हमको लगता है 1 करोड़ आएगा, उनको मालूम रहता, बहुत प्लेयर है वो, उनका काम है वो, और आप यहाँ पे रोने की एक्टिंग फुल चल रही है आपकी, कुछ भी बोलता है। 10 लाख रुपए भी नहीं आएगा इसका, कितना नहीं आएगा, 10 लाख भी नहीं आएगा इसका, वो इतने प्लेयर रहते, वो बोलते कंफर्म 10 लाख नहीं आएगा, 10 लाख में देता, दे दे मेरे को पूरा माल। समझा कि नहीं समझा तुमको? तुमको लग रहा है ना 10 लाख आएगा, वो बोलते काम कर 10 लाख रुपए ले ले, इसका तेरे को क्लेम दे देता और ये पूरा माल लेके हम चले जाते, देंगे तुम, क्योंकि तुमको ही मालूम है उसका 1 करोड़ आने वाला। तो इसको वहां पे रोने की एक्टिंग करनी नहीं कि 1 करोड़ नहीं आएगा, इसका तो 10 लाख मुश्किल से आएगा, बोलता मुश्किल से कंफर्म आएगा, मैं 10 लाख दे दो 1 करोड़ का माल, कोई करता नहीं, रहते बड़े स्मार्ट रहते हो, उनको सब आइडिया कौन कैसा है, पॉलिसीज निकलती है, ये ऐसा कोई भी ऐरा गहरा आया और बोल रहा मेरे को पॉलिसी चाहिए, निकलती नहीं। अभी आप फर्स्ट डे थोड़ा शर्मा शर्मी रहता है और पीपल विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, मेरे को अब तक हर बैच में फर्स्ट सेशन में ये इफ दिस इज ऑपरेशन हाउ विल यू कैलकुलेट स्टेप 1, क्या दिमाग लगाया आपने कभी? मेरा पहला ही साल है, अब पहले क्या इतना बैड लक, अब वो मेरे को बोल रहा है स्टेप 1 पिछले साल का क्या बताओ, साल तो था ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? देखिए देयर आर ऑलवेज टू वेज, मेरे साथ अगर सीखना है तो इधर यू आस्क मी क्वेश्चन, या तो आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चन, नई क्वेश्चन उठाएगा और सॉल्व करेगा, करना तो पड़ेगा ना, ऑप्शन क्या है, बाद में कल जाके तेरे को पूछेगा, तू मुंह उठा के बोलेगा वो उसके पास क्या, मेरा नाम लेना ही नहीं, बोलना सेल्फ स्टडी, मैं पहले ही बोलता आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, पक्का क्या बोला मैंने? तो ये ऐसे, तो पहली बात तो वो ऐसा इंश्योरेंस निकालते ही नहीं। अच्छा आप एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी हो, बहुत, आपका सच में फर्स्ट ईयर ऑपरेशन और सच में आपको पॉलिसी निकालनी है और सच में आपको लग गया, तब स्टेप 1 तो संभव नहीं है। स्टेप 1 दे टेक इंडस्ट्री में क्या चल रहा है नॉर्मली, दैट रेशियो दे टेक, यू गेटिंग दिस? इफ इट्स अ पेपर इंडस्ट्री, यू आर अ रिनाउंड पर्सन, मार्केट में आपका क्रेडिबिलिटी है, गुडविल है, स्टैंडिंग है, पहला साल आपने इंश्योरेंस निकाला, पहले साल ही आपका आग लग गया, पिछला साल तो है ही नहीं, तो वो लोग नॉर्मली देखते हैं पेपर इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज जीपी क्या चलता है 25-30%, वो आपका लेकर स्टेप 2 चालू कर दे। बात समझ आ रहा है? पक्का मैं जैसा पहले बताया, ये पॉलिसीज ऐसे किसी को भी नहीं निकाले जाते, इसके प्रीमियम्स भी बहुत हैवी रहते हैं, गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, श्योर अबाउट दिस? पक्का। तो स्टेप 3 में क्या करना है आपने, आप पूरा नहीं क्लेम कर सकते, वो क्या बोलते, कितने का माल चल गया, 10 लाख माइनस हमको लगता है ये बेच के 50,000 आएगा, तो हम वो तो लेस कर देगा, हम वो तो लेस कर देगा, आपको 9.5 लाख का क्लेम देगा, लेने का है, आपने बोला नहीं, तो फिर वो बोलते दे दो माल, खत्म करो, आप अपने हिसाब से चल ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग दिस? पक्का एवरीबॉडी श्योर अबाउट दिस? स्टेप 3 कितना छोटा है, माइनस सैल्वेज वैल्यू, यू गेट नेट क्लेम, यू गेट नेट क्लेम। सर नेट क्लेम तो आ गया, फिर अब चौथा स्टेप क्या करने का? आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। अब इंडिया में सब बहुत स्मार्ट है, सभी, तो करते क्या है लोग, थोड़ा ध्यान से देखना। समझो आपके गोडाउन में 10 करोड़ का माल रहता ही रहता है ऑन एन एवरेज। कितने लोगों के मम्मी पापा सर किस चीज का है? पेंट्स। तो इनके शॉप में डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल जो भी होगा, एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट लगा ही रहता है, सही है, क्योंकि कुछ पेंट जाएगा तो फिर से ये लोग बाई भी करेंगे ना। अगर समझो किसी को पेंट बेचना है, आज समझो 1-2 लाख 3 लाख का पेंट बेचा, तो माल तो भरना ही पड़ेगा ना। तो 365 दिन ऑन एन एवरेज आपका स्टॉक में पैसा अटका ही रहता है। ये आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? ऐसा कभी नहीं होता है प्रोविजन स्टोर है, आप गए और आपने देखा पूरा दुकान खाली है, अरे 4 बिस्किट का पैकेट जाएगा तो 4 खरीद भी तो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? एट एनी 365 दिन में कभी भी आप उसके दुकान पे जाइए, माल भरा ही है, पैसा लगा ही है, एग्रीड है। अब इंडिया में लोग क्या करने लग गए, बड़े खतरनाक है लोग। आपका 10 करोड़ का माल ऑन एन एवरेज 365 दिन रहता ही है सर, रहता ही है। तो आपने भी 10 करोड़ का
इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अरे 10 करोड़ का माल है, कल जाके जल गया तो 10 करोड़ का माल गया ना, तो आपने भी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए? 10 करोड़ की। लोग इतने खतरनाक हो गए इंडिया में, 10 करोड़ का पॉलिसी लेते ही नहीं। मालूम है क्यों? प्रीमियम कितना हेवी आएगा। 10 करोड़ की पॉलिसी लेगा, द प्रीमियम अमाउंट विल बी सो ह्यूज। इतना पैसा कौन देगा? और एक मिनट, आग क्या रोज लगती क्या? अरे देयर इज अ हाई चांस 40 साल में एक बार भी नहीं लगती। ऐसा भी बहुत बार हो जाता है, आपका जन्म निकल जाएगा, आग नहीं लगेगी। तो वो ऐसी चीज में पैसा डालना जिसमें से कोई बेनिफिट नहीं आवे, भगवान करे कोई बेनिफिट एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि क्या यार 10 साल से प्रीमियम भर रहा, आग लगी नहीं रही, ऐसा कोई नहीं करता। चुपता तो फालतू का पेमेंट जा रहा है। लोग करते हैं, दिमाग देखो लोग। 2 करोड़ का इंश्योरेंस, 2 करोड़। बट सर माल तो 10 करोड़ का है ना। हाँ, 2 ही करोड़। उससे क्या होगा सर? हर व्यक्ति क्या सोचता है कि समझो मेरे यहां पर आग लगना शुरू हुई तो हम भी ऐसे थोड़ी ऐसे अच्छा लग रहा है, वहां से थोड़ा कम लग रहा है, यहां से ज्यादा लग रहा है, ऐसा तो नहीं करोगे आप भी। यू विल ट्राई एंड सेव, राइट? सब लोग ये सोचते हैं 10 करोड़ का माल है, मानता हूं कि जलेगा, लेकिन मैं भी बचाने का कोशिश तो करेगा ही। जल जल के 1 करोड़ जलेगा, 2 करोड़ जलेगा, मैं भी आग को रुका लूंगा, बचा लूंगा। थोड़ा सा नुकसान होगा, 2 करोड़ तक का तो लिया ही है। यस और नो? जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मैं मेरे फादर को बोलता हूं कि वी शुड टेक अ 25-30 lakhs का इंश्योरेंस। मेडिकल कॉस्ट आर गोइंग अप एंड इट्स प्रैक्टिकल, राइट? अभी आप भी जब बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा। भगवान करे सबको ऐसा लगता है कि उनकी मदर और फादर उनके साथ 100 years तक रहे, सब्जेक्ट टू अपन 100 years तक रहे। तो अपन ये खाने तो नहीं रहने वाले, बट जस्ट बता रहा हूं। बट जब मैं उनको कहता हूं ना कि अपन 25-30 lakhs का इंश्योरेंस लेते हो, बोलते नहीं 25-30 lakhs का नहीं लेने का, बहुत ज्यादा प्रीमियम आता है, तो एक काम कर 5-10 लाख का ले ले। बोलता ये क्या कॉन्सेप्ट है 5-10 लाख? बोलते ओके भी क्या होगा? डायलॉग सुनो उनका, हो के भी क्या होगा? एक आधा एंजॉय हो जाएगा, बहुत ही वड़ा पाव खा ले रहे तो एक आधा कुछ हार्ट का कुछ हो जाएगा, 4-5 लाख का कुछ जाएगा, अपना क्लेम हो जाएगा। अपने को तो 10 लाख तक ही क्लेम करना है। ऐसे ही लोग आजकल क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस में भी कर रहे हैं कि हो के कितना लॉस होगा, 2 करोड़ का होगा, 2 करोड़ का पॉलिसी लिया, क्लेम कर लेंगे, अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रीमियम का अमाउंट क्या होता था और लॉस का लॉस भी क्या हो जाता, क्योंकि कोई भी इतना माल भर भर के नहीं रखता, सबके ऐसे शेल्फ होते हैं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कैसे बोलूं आपको, पार्टीशंस होते हैं। तो आग लगने पर 10 करोड़ का अपन बचाएंगे और का क्लेम भी कर लेंगे। होता क्या कर रहे, कम प्रीमियम में प्रोटेक्शन का मजा। अरे समझ में, बोले ये तो अलग मजे ले रहे हैं, 10 करोड़ का माल और 2 करोड़ का पॉलिसी निकाल रहे हैं। तो उन्होंने अब क्या कर दिया, स्टेप 4 बना दिया। स्टेप 4 को समझना होगा आपको, स्टेप 4 को सब समझना होगा। अब स्टेप 2 में ट्रेडिंग, मेमो ट्रेडिंग बनाते हैं हम लोग। और बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? वेरी गुड, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। आई एम रियली हैप्पी। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि वो 10 लाख आया था, 10 लाख। फिर आपने स्टेप 3 लिया, विच वॉज कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम, जिसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। हाँ क्या हुआ, नहीं नहीं दैट्स लेस सैल्वेज वैल्यू। कितना पकड़ो सैल्वेज वैल्यू? 1 लाख। ओके 1 लाख। तो यू गेट नेट क्लेम एज, now step 4 has come, which is calculation of admissible claim. I hope you heard admissible, right? Admissible मतलब the eligible, the final, सब जो आप हकदार हैं इस क्लेम के। ये नेट क्लेम is the amount you are claiming. Admissible claim is the amount that I'll give you. Are you hearing this? अब ये इसको कैसा करते हैं वो लोग? There is a concept known as under insurance, fair insurance, over insurance. The concept. What is the over insurance? I have a friend, I cannot take its name. मम्मी पापा का इंश्योरेंस निकाला उसने,
दोनों का सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस 1-1 करोड़ का। क्यों? क्या ही हो रहा है इतना? ह्यूमन बॉडी है, ओवर इंश्योरेंस जितना रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज्यादा। मतलब वो ऐसा बच्चे जा रहे हो निराला बाजार में, यहाँ पे चॉकलेट की दुकान है, 5 लाख का माल नहीं है, इंश्योरेंस लेके बैठा है 5 करोड़ का, क्या ही कर लोगे तुम? कौन होते हैं ये लोग, कहां से आ रहे हैं? दैट्स ओवर इंश्योरेंस। व्हाट्स फेयरली इंश्योरेंस? जितने का माल है उतने का इंश्योरेंस भी है, जितने का माल है उतने का इंश्योरेंस भी है। व्हाट्स अंडर इंश्योरेंस? माल है 10 करोड़ का, इंश्योरेंस लिया हो 2 करोड़ का। इंश्योरेंस कंपनी को किससे दिक्कत है? ओवर से दिक्कत है उन्हें। अरे उन्हें तो चाहिए दुनिया ओवर करे, क्योंकि जब आप ओवर लोगे तभी तो होगी। अरे यस और नो? अगर आप फेयरली कर रहे हो, दे आर ऑल्सो फेयर, फेयर एंड लवली। दिक्कत उन्हें कहां पर है? तो 2 मिनट में ये तो हटा दूं, ये तो अपने काम का है ही नहीं। अंडर इंश्योरेंस। अब अंडर इंश्योरेंस को वो कैसे देखते हैं? वो कैसे देखते हैं? 1 मिनट। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये जो 9 लाख रुपीस है, जो स्टेप 3 है, ये कौन क्लेम कर रहा है? ये आप क्लेम कर रहे हो, ये आपका सीए आपके साथ जाकर क्लेम कर रहा है। इसको तो मैंने बाजू रख दिया अभी 2 मिनट। अब मैं एज अ कंपनी पहले देख रहा हूं कि तेरा अंडर इंश्योरेंस का इशू है कि नहीं है। कैसे ढूंढा जाता है? दे कंपेयर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। सर 1 मिनट, मतलब स्टेप 2? यस। एंड पॉलिसी अमाउंट। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। तुम इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में गए, आपने पेपर दिया, उसने देखा हाँ स्टेप 3 9 लाख रुपीस, अच्छा बाजू हटा दिया उसने। अब उसने बोला सर आपका पॉलिसी नंबर बताएंगे? पॉलिसी नंबर डाला, पॉलिसी का अमाउंट दिख जाएगा उसको। पॉलिसी की अमाउंट 5 लाख है, और वो कंपेयर करता है स्टेप 2 के आंसर के साथ कि जब आग लगी थी तब तेरे पास कितने का माल था। वो क्लियर उस पर स्टैम्प दे देता है, अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस निकला। आप 5 लाख का पॉलिसी लेके बैठे थे और इधर कितना माल है? आप 5 लाख। 1 मिनट, मैं अभी कह रहा हूं, आर यू कंपेयरिंग इट विद स्टेप 2 और स्टेप 3? स्टेप 2, स्टेप 3 तो इज इररिलेवेंट फॉर मी। तू तो कुछ भी लेके आएगा। हाँ, ये तो लेके आया स्टेप, पेपर पे लिख के आया मेरे को तेरे से 25 लाख लेने, मैं कुछ भी देगा क्या? मेरे को उससे क्या करने का है? स्टेप 3 मेरे लिए मायने ही नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है, ऑफिसर के लिए मायने रखता है। तूने तेरे गोडाउन में जब आग लगी कितना माल भर के बैठा था? 10। तेरी पॉलिसी कितने की है? 5। तू अंडर इंश्योरेंस करके बैठा था। दैट्स इट। तुम पेपर पे क्या लाए हो मुझसे मुझे अभी कोई लेना देना नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो मैं जब स्टेप 4 करूंगा, मैं आपको खास कर बड़े प्यारे तरीके से एक ही सवाल पूछूंगा, अंडर इंश्योरेंस है या नहीं? आपको मुझे बोलना है सर है, या आप मुझे बोलोगे नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके लिए आप क्या 2 चीजों को कंपेयर करोगे? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एंड पॉलिसी अमाउंट। आर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट वर्किंग हियर? यस और नो? अब अगर अंडर इंश्योरेंस निकला तो स्टेप 4 आएगा। 1 मिनट, तो स्टेप 4 आएगा। और अंडर इंश्योरेंस नहीं निकला, आई होप यू अंडरस्टैंड, स्टेप 3 इज योर फाइनल आंसर। अरे let's take an example that your insurance का पॉलिसी इस 11 लाख का, 11 लाख का पॉलिसी है और माल तेरे पास कितने का? ओहो, ओवर इंश्योरेंस, सो नाइस। तो 11 लाख आपकी पॉलिसी में है ना, और तुम पेपर पे कितना लिख कर लाए हो? तो दे ही दूंगा मैं तुम्हें। आई बात समझ में? एवरीबडी, सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। तेरा हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख का है, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। भगवान ना करे कुछ हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, खर्चा आया 5 लाख। कंपनी क्या देखती? कितने का इंश्योरेंस है? 25। कितने का बिल है? तो दे ही देंगे, इसमें क्या टेंशन है? 1 मिनट, इंश्योरेंस है 25 लाख का, बिल आ रहा 2 करोड़ का, तो फिर इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बनता है कि नहीं? अरे बोल रहे पक्का। 1 मिनट, फिर अभी मैं जब आपको सारे स्टेप्स लिखाऊंगा, जब मैं डिक्टेट करवाऊंगा तो मैं प्रॉपर इंग्लिश में बोलूंगा। ऐसा नहीं, अपने को हिंदी मराठी सब आता है, संस्कृत ये, हाँ
बट मैं अब आपको इंग्लिश में डिक्टेट करूंगा और जब मैं आपको ऐसा सेंटेंस बोलूंगा, मेरा सेंटेंस सुन लीजिए. In order to decide whether step 4 will be applicable or no, we will compare policy amount and step 2 का stock on date of hire. If policy amount is greater than stock on date of hire, then step 4 is not applicable. But if policy amount is less than step 2 का stock on date of hire, तो step 4 आएगा. step 4 आएगा और उसका क्या आंसर है और क्या फॉर्मूला है ये तो मैंने बताया ही नहीं, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि लागू कब होगा. इज दिस क्लियर? अब क्या फॉर्मूला है आपको स्कूल में वो बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई. बचपन में करते ही थे क्रॉस मल्टीप्लाई. एक मिनट मैं यहां पर लिख देता हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि पॉलिसी अमाउंट 5 लाख है. समझो, लिख के रख दिया ऐसी, पॉलिसी अमाउंट 5 लाख. पहले मैं आपको बिना फॉर्मूला के ऐसे बता देता हूं. वो लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. वो कैसे करते हैं देखो, 10 लाख का माल था तो 5.5 लाख का पॉलिसी निकाला, विच इज लाइक 50%. तो अब जब तू 9 लाख लेकर आया हम भी तेरे को 4.5 लाख ही देंगे. फॉर्मूला आंसर ये है डायरेक्ट. वो चुपे टाइम पास ऐसा फॉर्मूला बना के रखा है, लोगों को लगता है माय गॉड आई हैव टू लर्न दिस. अरे इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लाई, इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लाई. मतलब ऐसा, इधर देख लीजिए, 10 लाख का माल था तो 5 लाख का पॉलिसी लिया. अब तो तू भी 9 लाख लेकर आएगा तो हम भी तेरे को आधा ही देगा. आर यू गेटिंग दिस? एक मिनट, वन मोर, वेट. Tell me if my policy amount is 3 lakhs. Don't shout, raise your hands. If my policy amount is 3 lakhs, how much amount will you give me? If my policy amount is 3 lakhs, what is the amount that the insurance company should give me? कितना देगा sir? Is a correct answer 2,70,000. कैसा? जब 10 लाख का था तो तू 3 लाख का निकाला, which like 30%. तो मैं भी आपके क्लेम का 30% ही दूंगा. 9 lakhs का 30%, 270. Are you getting this? जिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लाई का दिक्कत होता है, फिर उनके लिए इंस्टीट्यूट ने बोला बेटा तुम एक काम करो, फॉर्मूला ही रट लो. तो फॉर्मूला क्या है? एडमिसिबल क्लेम इज इक्वल्स टू नेट क्लेम इनटू पॉलिसी अमाउंट अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. कैन यू जस्ट पुट द नंबर्स इन द फॉर्मूला एंड चेक वही आंसर आ रहा है क्या? नेट क्लेम 9 lakhs into policy amount. What's the policy amount? 3 lakhs. 9 into 3 divide by stock on date of hire, 10 lakhs. कितना आ रहा है? टाड़ा, वही है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई है. तो ऐसा फॉर्मूला बना के रखा हुआ है. सर तो मेरे को तो क्रॉस मल्टीप्लाई आता है तो मैं एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. इसको तो बताना पड़ेगा ना अपना नॉलेज का शो ऑफ करना है कि नहीं करना पड़ेगा. एक बार सब भी ऐसा ही कहना चाह रहे हैं. तो जितना कम इंश्योरेंस निकालेगा ना, हम भी देखो क्लेम प्रपोर्शनेटली उतना ही देंगे. एग्जांपल करते हैं, अगर 10 करोड़ था और 2 करोड़ का ही पॉलिसी निकाला, मतलब 20% का ही निकाला ना, तो तेरा स्टेप 3 का तू जो भी लेकर आएगा ना, मैं भी उसका 20% ही देगा तेरे को. पक्का? इज वन मोर क्वेश्चन दैट पीपल आस्क मी, सर लास्ट टाइम तक मेरा इंश्योरेंस 2 करोड़ का था. ठीक है, लास्ट टाइम तक सर हमारा धंधा उतना ही था. सर इस बार भगवान की कृपा से बहुत बिजनेस चल रहा है. खतरनाक ठोका हमने बिजनेस, इतना माल भरा क्योंकि अच्छा चल रहा था बिजनेस, और अचानक से आग लग गई. तो आप समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बहुत हो गया, पॉलिसी अमाउंट रहेगी 2 करोड़. यस और नो? अरे यस और नो? सो हमारी क्या गलती सर? मतलब कि धंधा बढ़ाना गलत बात? ऐसा नहीं है. आपका कौन था? अगर मालूम कि आपका धंधा था तो यू शुड हैव कम टू आवर ऑफिस एंड इंक्रीज द पॉलिसी अमाउंट. यू शुड हैव इंक्रीज द पॉलिसी अमाउंट. ये आपका कॉल है, आपको समझना है. इसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती. तो तुम इंश्योरेंस कंपनी को ब्लेम मत करो, हमने तो धंधा बढ़ाया, हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है. डोंट ब्लेम देम. अगर आपका पहले ऑपरेशन एक हो चुका है, हेल्थ इंश्योरेंस हो चुका है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जब क्लेम हो जाए तो आप खुद इंश्योरेंस कंपनी में जाकर अब अपना हेल्थ पॉलिसी अमाउंट बढ़ा लीजिए. एक बार दिक्कत है, ऐसा कुछ लग रहा है, हाई चांस की बाद में भी हो सकता. डोंट ब्लेम देम कि मेरा तो लास्ट टाइम तक हेल्थ अच्छा था तो मैं तो 5 लाख का ही पॉलिसी निकाला, अभी अचानक से मेरे को 2 महीने में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए तो मेरा ज्यादा क्लेम हो गया. उसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग? एवरीबॉडी, दिस होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड ओनली 4 स्टेप्स.
ट्रस्ट मी, यू कैन आस्क द सीनियर्स, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स है अभी जो निकले ये इसके पहले बैच में, 10 चैप्टर अकाउंट्स में, कितने 10, 6 चैप्टर मैं ऐसा स्टेप में बिठा के रखा हूं बिना जर्नल एंट्री लेजर के करा सकता हूं। बस सपोर्ट चाहिए मेरे को, कैसा, बैच टू बैच सपोर्ट चाहिए। बैच टू बैच सपोर्ट मतलब क्या, एक ही चीज चाहिए रे मेरे को तेरे से। मैं तेरे को कहां बोल रहा मेरे रील्स पे लाइक कर, बोला मैं नहीं, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं, होमवर्क करना है, होमवर्क करना है, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। एंड यू नो इन आवर क्लास द होमवर्क सम्स दैट वी गिव आर क्लेरिकल सम्स। व्हाट आर क्लेरिकल सम्स? ऐसे एडजस्टमेंट्स जो क्लास में हो चुके हैं, सिर्फ नंबर्स चेंज होता है, नंबर्स बदलने वाला। मतलब ऐसा अगर आप आपके घर में अगर छोटा भाई बहन और आपने उसको बोला चल रे देख देख के लिखना शुरू कर, तो भी हो सकता है होमवर्क। बट द ओनली इंटेंशन ऑफ गिविंग सच होमवर्क सम्स इज सो दैट यू कैन ओपन द बुक। ऐसा ना हो जाए कि 3:30 बजे जो बुक बंद किया वो अगले दिन 8 बजे ही खुला। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीबॉडी? क्या ये चारों स्टेप्स अब एकदम अच्छी तरह से लिखें जिससे कल आते ही डायरेक्ट टकाटक सम्स शुरू हो सके। लेट अस स्टार्ट प्लीज। स्टेप्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस, स्टेप्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। स्टेप्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। नंबर 1 प्लीज, सबसे पहले नंबर 1, स्टेप 1 पुट ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप 1 पुट ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप 1 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और अगर आपको उसका प्रॉपर हेडिंग चाहिए तो हेडिंग लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो। स्टेप 1 में हमें बनाना ट्रेडिंग अकाउंट है, बट अगर आप उसकी हेडिंग चाहते हैं तो उस स्टेप की हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो। प्लीज ये ट्रेडिंग अकाउंट देखकर जल्दी से बनाइए, और जैसे ही बना लिया उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख देना है कि जीपी रेशो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, और स्पेसिफिकली मेरे को ये अलग कलर पेन से चाहिए, दिस वन, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट दिस नंबर इज अ बैलेंसिंग फिगर दैट विल कम इन स्टेप 1। इफ यू हैव अ डिफरेंट कलर, इसको अलग कलर से लिखें, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। स्टेप 1 डन, लिखा जीपी रेशो, नीचे फॉर्मूला लिखा, और कहीं पर अगर चाहिए तो यहां पर लिख दीजिए नेट सेल्स, नेट सेल्स। कम ऑन, स्टेप 2, स्टेप 2 की हेडिंग है, एक मिनट वेट, एक लाइन लिख दें ऐसा इसके नीचे कि दिस इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जिसमें आग लगी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। एक लाइन लिख लेंगे, नोट, स्टेप 1 जीपी रेशो is calculated
step 1 GP ratio is calculated for the preceding year, full stop. ऐसा लिखेंगे, example, if the fire occurred on 26th July 22, if the fire occurred on 26th of July 22, सही है ना, लाइफ टाइम याद रहेगा ये डेट, कॉमा, then we will calculate GP ratio for, then we will calculate GP ratio for financial year 21-22. This is ekdam perfect. So when you read, you understand, right? You will calculate for the financial year 21-22. True by heart. एक लाइन छोड़कर step 2, please put the heading calculation of stock on date of fire. Calculation of stock on date of fire. Calculation of stock on date of fire. अंडरलाइन कर उसमें जब आप ये ऐसा हेडिंग डालोगे ना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो ब्रैकेट में ऐसे लिखिए, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर टिल, वेरी गुड, डेट ऑफ फायर. आई वॉन्ट दिस इन ब्रैकेट. मेमो ट्रेडिंग अकाउंट के ब्रैकेट में लिखना है स्टार्ट ऑफ ईयर से डेट ऑफ फायर. स्टार्ट ऑफ ईयर से डेट ऑफ फायर. स्टार्ट ऑफ ईयर से डेट ऑफ फायर. और अब आप ये ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं. आपको समझ गया होगा. इस बार अलग पेन से कौन सा बनाना है? यस, क्लोजिंग स्टॉक. एंड स्पेसिफिकली उसके ब्रैकेट में बैलेंसिंग तो लिखना ही है, ब्रैकेट में ये भी अलग पेन से लिखना है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. स्टॉक ऑन डेट ऑफ, ऑन डेट ऑफ फायर है अलग पेन से. बैलेंसिंग फिगर लिखना है अलग पेन से. परफेक्ट. सच्ची बढ़ जाऊं आगे. हाँ, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. जब एक ऐसे सम्स आएंगे, जब जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल कंसाइनी या स्मॉल गोडाउन, तब हम दोनों चीजें लिखेंगे. तो हम तब ऐसा लिखते हैं, लेट्स से अगर हमारा माल किसी और के पास है तो हम वैसे लिखेंगे बाय स्टॉक विथ सो एंड सो पर्सन, और फिर बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. डन विद दिस. एक लाइन छोड़कर स्टेप 3. एक लाइन छोड़कर स्टेप 3. एक लाइन छोड़कर स्टेप 3. कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम. कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम. कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम. अंडरलाइन, अंडरलाइन. और उसमें सबसे पहले लिख देंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. ब्रैकेट में लिखना है एज पर स्टेप 2 लेस salvage value. That will give you net claim.
that will give you net claim. True? Pakka? Sachi? Step 4. Step 4. Put the heading calculation of admissible claim. If you don't know the spelling of admissible, it is on the board. Calculation of admissible claim. Underline. और आप पहले अच्छी तरह से उसमें लिख लेते हैं ये कब लागू होगा इफ इट्स अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस एंड स्पेसिफिकली हम इसको अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं एंड देयरफॉर एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल. एवरेज क्लॉज मतलब होता है ना ऐसा प्रोपोर्शनेट. तो मैं लिखवा देता हूं, लिख लीजिए. दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ, यस सर, this is applicable only if there is a case of under insurance. This is applicable only if there is a case of under insurance and average clause is applicable. And average clause is applicable. Average clause is applicable. True? Full stop. Change the pen. To evaluate whether it is a case of under insurance, to evaluate whether it is a case of under insurance, to evaluate whether it is a case of under insurance, comma, we will compare open inverted commas, we will compare insurance policy amount, close the commas, insurance policy amount, close the columns, and open again, stock on date of fire as per step 2. Stock on date of fire as per step 2. Stock on date of fire as per step 2. Close the commas. I hope you got what I want to say, right? दो चीजों को कंपेयर करेगा, स्टेप 2 का जो स्टॉक है और तुम्हारी पॉलिसी अमाउंट है, राइट? फुल स्टॉप. कंटिन्यू विद द सेम कलर, एक लाइन छोड़कर. If stock on date of fire, if stock on date of fire, oh, greater than wala sign, is greater than policy amount. If stock on date of fire is greater than policy amount, comma, step 4 is applicable. Let us write the formula. True, fact, everybody, टकाटक, all steps with you. होमवर्क क्या है आज का? कुछ भी नहीं. Just go through the steps. Tomorrow when we 12 बजे we will start directly with sums. इसी 4 steps पे कल back to back 4-5 sums हम लोग करेंगे. Sure about this? Thank you very much. Bye bye. I'll be creating a group for 8 days. I hope the numbers that you have given are on WhatsApp. नहीं है स्टाफ को तो उस पर वो टाइमिंग बैच सब डाल देगा. ओके, थैंक यू.